अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि फैक्टराइजेशन हायर मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज़ होती रहती है। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम किताब के अंदर जो एक्सरसाइज से पहले थ्योरी गिवन है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये पता तो होना चाहिए कि हमने जो फैक्टराइजेशन करनी है हमने किस चीज़ की फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं ये बेसिकली अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं जिन्हें हम उर्दू में अलजबरी जुमले कहते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी जो पहली एक्सरसाइजेज होंगी 4.12 इनके अंदर हम तजज़ी की या फिर फैक्टराइजेशन की बेसिक टेक्निक्स को सीखेंगे। उसके बाद हमारी जो आगे आने वाली एक्सरसाइजेज होंगी उनके अंदर हम फैक्टराइजेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे। फैक्टराइजेशन को यूज़ करके अगली एक्सरसाइजेज के अंदर हम स्क्वायर रूट्स को कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ साथ हम HCF और LCM को भी कैलकुलेट करना वहाँ पे सीखेंगे। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट से। उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम टाइल्स का यूज़ देखेंगे और ये हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल 3 तरह की टाइल्स हैं, उनको हमने फैक्टराइजेशन के अंदर किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से हमने फैक्टराइजेशन को टाइल्स की हेल्प से डिनोट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसको हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होती है एक्सप्रेशन, ठीक है जी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसे हम उर्दू में कहते हैं जुमला। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अलजेबरी जुमला है 3ab² प्लस 6ab, ठीक है। ये हमारे पास जो चीज़ लिखी हुई है इसे हम कहते हैं अलजबरी जुमला या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और उसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन के दो पार्ट्स हैं, ये जो इसके दोनों पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं टर्म्स, ठीक है जी। एक इसका ये पार्ट है 3ab² और उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है 6ab। ये दोनों टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन की, ठीक है। इसे हम टर्म्स कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में इसको हम कहते हैं रकूम। और जो सिंगुलर है ये रकम कहलाती है, ठीक है। ये रकम है, ये भी रकम है और ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या फिर अलजबरी जुमला इस फॉर्म के अंदर होता है और उसके बाद ये जो चीज़ें होती हैं इसके जो ये वाले पार्ट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं टर्म्स या फिर रकूम। अंग्रेज़ी में टर्म्स कहते हैं, उर्दू में इनको हम रकूम कहते हैं। उसके बाद ये जो टर्म्स हैं इनको हम फर्दर आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, इनके जो आगे पार्ट्स होते हैं उनको हम फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके पार्ट्स हम कैसे बना सकते हैं, 3 सबसे पहले लिख सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे a लिख सकते हैं और उसके बाद जो b है इसकी पावर है 2, तो इसका मतलब यह है कि जो b है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, b इंटू b। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो टर्म थी इसके हमने ये फैक्टर्स बना दिए। उसी तरह से हमारे पास ये वाले जो टर्म है इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और उसके बाद a और उसके बाद b, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो अब ये जो फॉर्म्स लिखी हुई है हमारे पास इन टर्म्स की, ये बेसिकली फैक्टर्स वाली फॉर्म है। ये फैक्टर्स हैं सारे इस टर्म के, ये सारे फैक्टर्स हैं इस टर्म के, तो इनको हम कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है जी। इंग्लिश में इनको हम फैक्टर्स कहते हैं और उर्दू में इनको हम कहते हैं अज्जाए ज़रबी। देखिए ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से कुछ फैक्टर्स कॉमन भी हैं, यानी कि इस टर्म के अंदर भी हैं, इस टर्म के अंदर भी हैं। तो वो देखें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक 3 है, 3 यहाँ पे भी है और 3 इधर भी है, और उसके बाद हमारे पास a यहाँ पे भी है और a इधर भी है, और जो b है वो इधर भी है और b हमारे पास यहाँ पे भी है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे एक आ गया 3ab, इसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। इसे अंग्रेज़ी में कॉमन फैक्टर कहते हैं और उर्दू में इसको हम कहते हैं मुश्तरक जुज़्व ज़रबी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन का कंसेप्ट था। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन होती है इस फॉर्म के अंदर, इसके जो ये वाले पार्ट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं टर्म्स, और उसके बाद जो टर्म्स होती हैं इनको फर्दर हम फैक्टर्स के अंदर इस तरह से अलहदा करके लिख सकते हैं। और उसके बाद ऐसे फैक्टर्स जो कि तमाम टर्म्स के अंदर मौजूद हों इन्हें हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। और उसके बाद जो एक्सप्रेशंस होती हैं इनकी टाइप्स भी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर है 2 टर्म्स। जब हमारे पास किसी एक्सप्रेशन के अंदर या फिर अलजबरी जुमले के अंदर 2 टर्म्स हों तो इसे हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर 3 टर्म्स हों तो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। यहां पे लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3a² प्लस 2b
प्लस सी। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसकी टोटल 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती हैं हम कहते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो हमारे पास यही एक्सप्रेशंस हैं जिनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। पूरा जो प्रोसीजर है ये लिखने का यही मकसद है कि हमें जो एक्सप्रेशंस हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हमें पता हो कि हम किस चीज़ की फैक्टराइजेशन या किस चीज़ की तजज़ी कर रहे हैं। तजज़ी हम बेसिकली करेंगे इन एक्सप्रेशंस की। इनकी तजज़ी इस तरह से करेंगे कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये अपने फैक्टर्स की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसकी भी हम तजज़ी या फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए कॉमन फैक्टर्स तो हमने देख लिए कौन कौन से हैं। 3ab कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से हम 3ab को बाहर निकाल सकते हैं। 3ab, जब 3ab इधर से बाहर चला जाएगा तो पीछे देखें क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक b बचेगा और उसके बाद हमारे पास है प्लस, साइन प्लस का है। यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन है, 3ab कॉमन है, पीछे सिर्फ यहाँ पे 2 रह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 2 आ गए, 3ab और b+2, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई इस एक्सप्रेशन की। तो ये मतलब है एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन का। एक जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है उसको हम फैक्टराइज करते हैं अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर लिख देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो एक्सप्रेशन इसका क्या मतलब होता है, टर्म्स क्या होती हैं और उसके बाद फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका क्या मतलब है और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। इसके बाद हम टाइल्स का कंसेप्ट देखते हैं और ये देखते हैं कि टाइल्स कितनी टाइप्स की होती हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि टाइल्स को यूज़ करके हम किस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं कंक्रीट फॉर्म के अंदर, पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर और उसके बाद सिंबल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम टाइल्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइल्स का टॉपिक है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो टाइल्स हैं कितनी टाइप्स की हैं और इन टाइल्स का क्या कंसेप्ट है। इनका सारा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि इन टाइल्स को हमने किस तरह से फैक्टराइजेशन के अंदर यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास होती हैं यूनिट टाइल्स, उसके बाद होती हैं रेक्टेंगुलर टाइल्स और उसके बाद होती हैं स्क्वायर टाइल्स। तो स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है यूनिट टाइल्स। फर्स्ट टाइप इज यूनिट टाइल्स और उसके बाद हमारे पास होती हैं रेक्टेंगुलर टाइल्स और उसके बाद हमारे पास होती हैं स्क्वायर टाइल्स। देखें जो यूनिट टाइल्स हैं इनके जैसे कि नेम से जाहिर है यूनिट जो है वो 1 से रिलेटेड होता है। ये ऐसी टाइल है जिसकी जो चारों साइड्स हैं उनकी लेंथ 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है यूनिट टाइल इस तरह से, ठीक है जी। इसकी जो चारों साइड्स हैं इनकी जो लेंथ है ये 1 के बराबर है। तो इसीलिए इसका जो एरिया है वो भी 1 है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप के अंदर होती है। याद रखने का जो यूनिट टाइल होती है ये स्क्वायर शेप के अंदर होती है। यहाँ पे टोटल 3 टाइल्स हैं, तो यूनिट टाइल और स्क्वायर टाइल ये दोनों टाइल्स जो हैं ये स्क्वायर की शेप में होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो यूनिट टाइल्स हैं इनकी जो चारों साइड्स हैं ये 1 के बराबर होती हैं। तो जो स्क्वायर होता है उसका एरिया हम जानते हैं किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड इसकी 1, ये साइड भी 1, 1 इंटू 1, 1 के बराबर है इसका एरिया। इसका एरिया अगर 1 के बराबर है तो फिर ये जो हमारे पास यूनिट टाइल है ये होगी ग्रे कलर की, ठीक है। जिस तरह से आपने इसको शेड करके दिखाना कि ये ग्रे कलर की है, बुक के अंदर बनी हुई है ग्रे कलर के अंदर। यहाँ पे ग्रे कलर हम बना नहीं सकते इसलिए इसको मैंने शेड कर दिया है। ये हमारे पास पहली यूनिट टाइल है। हमारे पास दूसरी भी यूनिट टाइल होती है, वो होती है वाइट यूनिट टाइल, ठीक है जी। ये ग्रे कलर में होती है जिसका एरिया +1 होता है और दूसरी हमारे पास होती है वाइट कलर के अंदर। साइड्स इसकी भी 1 1 होती हैं सारी, लेकिन इसका जो एरिया है वो होता है -1, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि जो यूनिट टाइल्स हैं ये भी टोटल 2 होती हैं और जो रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं ये भी टोटल 2 ही होंगी और जो स्क्वायर टाइल्स हैं ये भी टोटल 2 ही होंगी। अब देखें इसका एरिया +1, इसका एरिया -1, दोनों एरियाज को या फिर दोनों टाइल्स को अगर आप ऐड करते हैं तो जो आंसर है उसके अंदर आपको मिलता है 0 आंसर। उसकी वजह क्या है, इसका एरिया +1, इसका एरिया -1, तो दोनों प्लस माइनस होंगे, इधर भी 1 उधर भी 1, माइनस होकर 0 हो जाएंगे। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं 0 पेयर, ठीक है जी। दिस इज 0 पेयर, यानी कि 0 वाला जोड़ा। इन दोनों को ऐड करें तो 0 मिलता है आपको। उसके बाद हमारे पास होती हैं रेक्टेंगुलर टाइल्स। रेक्टेंगुलर टाइल्स जो है जैसे कि इनके नेम से जाहिर है रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगी। ये पहली हमारे पास टाइल होती है इस तरह से, एक इसकी जो साइड है वो 1 होती है और दूसरी इसकी जो साइड है ये x होती है, ठीक है। इस तरह से जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है इसका फार्मूला हम जानते हैं। इसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ देखें x है
और विड्थ 1 है। ये वाली दोनों साइड्स बराबर हैं। ये बड़ी छोटी आपको लग सकती हैं, लेकिन ये वैसे मैथमेटिकली ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, ये वाली, और उसके बाद ये दोनों बराबर होती हैं। ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये x है तो ये भी x होगी। तो हमने अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो x और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका जो एरिया है ये होगा x के बराबर, तो इसके अंदर आप x लिख दें। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हमारे पास 0 पेयर था, उसी तरह से इधर भी एक 0 पेयर बनेगा। 0 पेयर इस तरह से बनेगा कि हमारे पास ये वाली जो रेक्टेंगुलर टाइल है ये है ग्रे कलर के अंदर, और इसका जो अपोजिट होगी वो होगी वाइट कलर के अंदर। वो इस तरह से होगी, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर x और ये वाली लेंथ भी x। लेकिन जो इसका एरिया है वो होगा -x, क्योंकि ये नेगेटिव वाली टाइल है या फिर इसका अपोजिट है, और ये दोनों मिलके एक 0 पेयर बनाती हैं। 0 पेयर इस तरह से बनाती हैं कि आप इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आपको मिलता है 0। अब देखें जो 0 पेयर इनका होना है ये भी बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इसलिए जब आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जब एक रेक्टेंगल के अंदर जगह पूरी नहीं होगी तो वहाँ पे हम 0 पेयर्स को ऐड करके जगह पूरी करेंगे और अपनी रेक्टेंगल को हम वहाँ पे कंप्लीट किया करेंगे। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइल्स थी। अब देखिए रेक्टेंगुलर टाइल्स जो है यहाँ पे तो इन दोनों को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर बनाया है, आप इनको वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी बना सकते हैं। वो इस तरह से यहाँ पे आप बना दें एक टाइल को ऐसे, ये साइड 1, ये भी 1, ये x और ये x। ठीक है जी। ये आपके पास है वो रेक्टेंगुलर टाइल जिसका एरिया +x है, और जो वाइट वाली है इसको भी आप ऐसे ही बना दें। ठीक है, इसका एरिया होता है -x, ये 1, ये 1 और ये x और ये x। अब देखें ये वाली जो हमारे पास पहली टाइल है यूनिट टाइल, इसके लिए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको हम वर्टिकल बनाएं या हॉरिजॉन्टल बनाएं। इसको आप जैसे भी लिखें क्योंकि इसकी सारी साइड सेम है तो इसने ऐसे ही लगना है। लेकिन ये जो हमारे पास दूसरी टाइल्स बनी हुई है रेक्टेंगुलर टाइल्स, इनको आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि एक को हॉरिजॉन्टल बना दें, एक को वर्टिकल बना दें। आपने ये नहीं समझना कि दोनों को या तो आपने इस फॉर्म के अंदर लिखना है या फिर इस सीधी फॉर्म के अंदर लिखना है। एक को आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी को ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव वाली को ऐसे लिख सकते हैं और पॉजिटिव वाली को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी जो तरतीब है या फिर इनकी जो ओरिएंटेशन है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टाइल्स की 2 टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम तीसरी इसकी टाइप देखते हैं। तीसरी हमारे पास टाइप है स्क्वायर टाइल्स। जैसे कि इसके नेम से जाहिर है स्क्वायर, तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर इस तरह से बनेगा कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो x के बराबर होंगी। ठीक है, x और इधर भी x। तो अगर आप स्क्वायर का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो साइड और साइड को मल्टीप्लाई करवाते हैं, x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर। और x स्क्वायर अगर एरिया है तो फिर ये वाली जो टाइल होगी ये ग्रे कलर में होगी। ठीक है, पॉजिटिव एरिया वाली जितनी भी टाइल्स हैं वो सारी ग्रे कलर के अंदर है, और इसका 0 पेयर भी बनता है, यानी कि ये भी 0 पेयर बनाती हैं स्क्वायर टाइल्स। वो इस तरह से, ये तो पॉजिटिव एरिया वाली टाइल है, हमारे पास नेगेटिव एरिया वाली भी स्क्वायर टाइल होती है इस तरह से। ठीक है, x x x और x और इधर नेगेटिव x स्क्वायर। ठीक है, जब नेगेटिव x स्क्वायर लगाएंगे तो इसको आपने फिर वाइट बनाना है। दोबारा इसको हम रिपीट कर देते हैं जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है। हमारे पास 3 तरह की टाइल्स हैं और तीनों टाइप्स के अंदर 2-2 टाइल्स हैं। एक का एरिया पॉजिटिव, दूसरी का नेगेटिव। जिसका एरिया पॉजिटिव है उसको आप ग्रे कलर से डिनोट करते हैं, और जिनका एरिया नेगेटिव है उन्हें आप डिनोट करते हैं वाइट कलर से। ठीक है, उसके बाद जो ग्रे और वाइट कलर की 2-2 टाइल्स हैं ये मिलके 0 पेयर बनाती हैं। 0 पेयर का मतलब ये है कि अगर आप एक एक्सप्रेशन के अंदर जब उसको आप डिनोट करेंगे इन रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, इन दोनों को इकट्ठा लिख दें तो इन दोनों के उधर ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस वाला एरिया एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये चीज़ हम वहाँ पे देख लें कि 0 पेयर जो इसकी क्या अहमियत है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं इनको आप डिफरेंट ओरिएंटेशंस के अंदर लिख सकते हैं। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये अपने एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे कि क्यों हमें इनको इस फॉर्म के अंदर और इस फॉर्म के अंदर, दोनों फॉर्म्स के अंदर लिखना पड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर टाइल्स हैं। स्क्वायर टाइल्स और जो यूनिट टाइल्स हैं इनमें आपने फ़र्क नोट करना है कि जो यूनिट टाइल्स हैं ये भी हैं स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन इनकी जो सारी साइड्स हैं ये 1 के बराबर हैं। लेकिन जो हमारे पास स्क्वायर टाइल्स हैं इनकी सारी साइड्स x के बराबर हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, यूनिट टाइल्स इनकी सारी साइड्स 1 हैं और जो स्क्वायर टाइल्स हैं इनकी सारी साइड्स x के बराबर हैं। और उसके बाद हमारे पास जो रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो ये वाली लंबी साइड है ये x के बराबर है और इनकी जो छोटी साइड है ये 1 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हमेशा ज़रूरी नहीं है कि x ही आए, ये डिपेंड करेगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ऊपर जिसकी हम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे। अगर उसकी फैक्टराइजेशन करते हुए हम देखेंगे कि उसके अंदर सारे x यूज़ हो रहे हैं तो उस वक्त हम टाइल्स जो अपनी लेंगे इनके अंदर हम यहाँ पे x वाला सिंबल यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म के अंदर हो कि उसके अंदर जो वेरिएबल है वो y हो या फिर z हो, तो उसी तरह से फिर हम इधर भी y यूज़ कर लेंगे, या फिर अगर उधर z हुआ तो फिर इधर हम z यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास टाइल्स थी
उनकी डिफरेंट टाइप्स थी, उनका कंसेप्ट कंप्लीट हो गया टाइल्स का। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने फैक्टराइजेशन के अंदर किस तरह से टाइल्स को यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पे हमने टाइल्स के कंसेप्ट को यूज़ करके फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन हमने 3 तरीकों से करनी है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का हमने कॉमन फैक्टर बताना है, यानी कि फैक्टराइजेशन करनी है कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। 3 तरीके हैं। कंक्रीटली यानी कि ठोस तरीके से, यहाँ पे जो पार्ट्स होंगे वो अलग-अलग पड़े होंगे, और उसके बाद पिक्टोरियली यानी कि तस्वीर की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, और उसके बाद सिंबॉलिकली यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेयर इज आवर सोल्यूशन। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे कंक्रीटली, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जब कंक्रीटली हम फैक्टराइज करते हैं तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें कितनी टाइल्स चाहिए और कौन कौन सी टाइल्स चाहिए, उनको हम अलग-अलग लिखते हैं। एक हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाली टाइल, यानी कि स्क्वायर टाइल हमें एक चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रा करते हैं। ये है जी हमारे पास स्क्वायर टाइल, और ये जो स्क्वायर टाइल है ये क्योंकि प्लस है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो इसको आपने फिर शेड भी करना है। शेड इसलिए कर रहे हैं कि जो प्लस वाली स्क्वायर टाइल होती है वो होती है ग्रे कलर के अंदर, और बोर्ड के ऊपर ग्रे कलर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ग्रे के लिए हम इसको शेड कर रहे हैं। इसके जो साइड्स होती हैं वो एक्स होती हैं, इधर भी एक्स और इधर भी एक्स। ये है जी हमारे पास स्क्वायर टाइल। उसके बाद हमें 2 टाइल्स ऐसी चाहिए जिनका एरिया एक्स हो। किन का एरिया एक्स होता है? वो होती हैं रेक्टेंगुलर टाइल्स, यानी कि हमें 2 पॉजिटिव रेक्टेंगुलर टाइल्स चाहिए, तो वो हम इसके साथ इधर बनाएंगे। इनकी जो ये वाली साइड होती है वो x होती है, और ये साइड इनकी 1 होती है। हम डिटेल में से पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी हम शेड करेंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे होता -2 तो उस वक्त इन दोनों को हम वाइट बनाते, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो उस वक्त इसको भी हम वाइट करके बनाते, यानी कि नेगेटिव बनाते। तो यहाँ पे हमारे पास कंक्रीट फॉर्म के अंदर फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। अलग-अलग हमने ठोस तरीके से इनको डिनोट कर दिया। उसके बाद इनको हमने पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिनोट करना है। हेयर इज अवर पिक्टोरियल मेथड, या फिर पिक्टोरियली। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो टाइल्स हैं इनको हमने इकट्ठा करके वहाँ पे लिख देना है। किस तरह से इकट्ठा करेंगे? इसको हम अलग लिखेंगे, और इन दोनों को इकट्ठा करके हम अलग लिखेंगे, और फिर दोनों पार्ट्स को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। सबसे पहला हमारा जो पार्ट होगा उसके अंदर होगी हमारी स्क्वायर टाइल, ये वाली। इसका एरिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और इसको आपने शेड भी करना है इस तरह से, ठीक है। ग्रे कलर में लिखना है क्योंकि इसका एरिया है पॉजिटिव। और उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा करके इसके साथ ज्वाइन करेंगे। इकट्ठा करें इन दोनों को तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। एक का एरिया हमारे पास x होता है, तो 2 का मिला के एरिया हो जाएगा 2x, और इसको भी आपने ऐसे शेड करना है कि ये एरिया पॉजिटिव है। तो उसके बाद मेजरमेंट्स देखें। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो कंप्लीट हो गई है। अब जब भी हमने इस मेथड से फैक्टराइजेशन करनी है तो हमने पहला स्टेप ये करना है कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है ये कंप्लीट होनी चाहिए, बल्कि पहला स्टेप हमारा यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो रेक्टेंगल की जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो रही है। आगे हमारे पास ऐसी भी एक एग्जांपल आएगी जिसके अंदर ये रेक्टेंगल की फॉर्म कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि मुस्ततील की शक्ल यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी, तो उसको फिर हम 0 पेयर्स यूज़ करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि रेक्टेंगल की फॉर्म कंप्लीट थी, इनको जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास रेक्टेंगल की कंप्लीट फॉर्म आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम ये जो साइड्स हैं इनकी लेंथ को डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो साइड है इसकी लेंथ यहाँ पे लिखी हुई है x है, और उसके बाद यहाँ तक जो लेंथ है साइड की वो x है, यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे x हम लिख सकते हैं। और उसके बाद ये जो दोनों हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं, इनकी जो ये वाली दोनों साइड्स हैं ये हैं 1 और 1। इसका मतलब ये है कि दोनों की जो कंबाइंड लेंथ है इन साइड्स की, या फिर इस साइड की जो कंबाइंड लेंथ है वो होगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। एक हमारे पास ये वाली लेंथ है जो कि x होगी, क्योंकि हमें पता है ये x है, और उसके बाद ये वाली टोटल लेंथ भी आ गई अब हमारे पास, ये होगी x + 2, क्योंकि 2 ये वाली और x ये वाली, तो टोटल लेंथ आ गई x + 2, और इधर टोटल लेंथ आ गई x। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसकी दोनों साइड्स की यानी कि लेंथ और विड्थ दोनों हमारे पास आ गई हैं, दोनों साइड्स की लेंथ आ गई हैं। तो इसीलिए हम अब इसका एरिया अब हम फाइंड कर सकते हैं। जो रेक्टेंगल है हम जानते हैं उसका एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, या फिर विड्थ इनटू लेंथ, तो वो हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
हमारा नेक्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन का सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने सिंपली ये जो हमारे पास रेक्टेंगल कंप्लीट हुई है इसका हमने एरिया लिखना है। इसका एरिया कैसे लिखते हैं हम, विड्थ इनटू लेंथ। तो उसके लिए देखें, अच्छा सबसे पहले अब ये देखें कि जो आपने यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट की है क्या ये हमारे गिवन एक्सप्रेशन को डिनोट करती भी है या नहीं करती। तो उसके लिए आप देखें इसका जो टोटल एरिया है वो बराबर है इस एरिया के प्लस इस एरिया के, यानी कि दोनों एरियाज का सम। पहला एरिया देखें किसके बराबर है, वो है एक्स स्क्वायर के बराबर, और जो दूसरा एरिया है वो है 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये है जी हमारे पास टोटल एरिया इस रेक्टेंगल का, और यही बराबर है हमारी गिवन एक्सप्रेशन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये वाली जो रेक्टेंगल है ये हमारी इस एक्सप्रेशन को ही डिनोट कर रही है। तो अब हम इसी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन इस रेक्टेंगल से लिखते हैं सिंबॉलिकली। जो हमारे पास ये ओवरऑल एरिया है इसका देखें क्या ओवरऑल एरिया हमने लिखा, ये वाला लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये है जी हमारे पास ओवरऑल एरिया इस रेक्टेंगल का। और जो एरिया होता है उसका फार्मूला हम जानते हैं, पहले हम यहाँ पे देख भी चुके हैं, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, विड्थ इनटू लेंथ या फिर लेंथ इनटू विड्थ। विड्थ क्या है इसकी, वो x है, और इसकी लेंथ क्या है, वो है x प्लस 2, एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ये है जी हमारे पास फैक्टराइजेशन हमारे गिवन एक्सप्रेशन की। यहाँ पे हमने कंसेप्ट ये यूज़ किया है कि हमारे पास ओवरऑल एरिया था रेक्टेंगल का, उसके बाद फार्मूला हमने अप्लाई किया विड्थ इनटू लेंथ, यानी कि चौड़ाई और लंबाई को मल्टीप्लाई करवा के हमने एरिया को इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो यहाँ पे हमने अब कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया है, फैक्टराइजेशन भी हो गई, कॉमन फैक्टर भी हमने फाइंड कर लिया। कॉमन फैक्टर देखें क्या है, ये x है जी हमारे पास कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गई। इसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन किया 3 तरीकों से, कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। यहाँ पे हमने टाइल्स का कंसेप्ट यूज़ किया, और उसके बाद हमारी एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पे हमें एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, यानी कि इसके अंदर टोटल 3 टर्म्स हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों तरह की टाइल्स को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है फैक्टराइज कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे इसको हमने फैक्टराइज करना है। वैसे हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 थी उसके अंदर हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना था, वैसे इसको भी हम फैक्टराइज करना ही कहते हैं। तो चलें इस एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन, सबसे पहले हम इसको डिनोट करते होते हैं कंक्रीटली। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे कंक्रीटली। उसके लिए हम सबसे पहले एक एक्स स्क्वायर वाली टाइल को लिखेंगे, स्क्वायर टाइल को ऐसे एक्स स्क्वायर, और ये ग्रे कलर में होगी क्योंकि इसका एरिया पॉजिटिव। उसके बाद हमें चाहिए 5 ऐसी टाइल्स चाहिए जिनका एरिया -x हो। तो 4 हम यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे नीचे बनाएंगे। पहले नीचे वाली बना देते हैं इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारे पास ऐसी टाइल है जिसका एरिया है हमारे पास -x, और ये साइड इसकी x है और ये साइड इसकी है -1, ठीक है जी। इसकी ये साइड x है और ये भी इसकी साइड है x। उसके बाद बाकी जो 4 यहाँ से टाइल्स बचेंगी -x एरिया वाली, उनको हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इनको आप ऐसे सीधा भी खड़ा कर सकते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल भी इनको आप लिख सकते हैं। तो 4 टाइल्स हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, और इन चारों को आपने वाइट बनाना है, ठीक है। इनको वाइट इसलिए बनाना है कि ये है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इनको आपने वाइट बनाना है, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव x है, ये भी नेगेटिव x है, ये भी नेगेटिव x और ये भी नेगेटिव x। ये -1 -1 -1 -1, ठीक है। ये इनकी साइड्स -1 है, ये इनकी जो साइड्स हैं वो है x, ठीक है। ख्याल रखना है आपने इस चीज़ का कि जो रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं इनकी जो बड़ी साइड होती है वो x होती है इसके बराबर, और जो छोटी साइड्स होती हैं अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो वो -1 के बराबर होती हैं। उसके बाद हमें 4 को डिनोट करना है। 4 को कैसे डिनोट कर सकते हैं, जो 4s को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। 4 दफ़ा 1, यानी कि यूनिट टाइल्स हमें चाहिए होंगी 4। कौन सी यूनिट टाइल्स, पॉजिटिव वाली। तो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, एक यहाँ पे लिख दें यूनिट टाइल, एक आप इधर लिख दें, एक आप इधर लिख दें, और एक आप इधर लिख दें। क्योंकि पॉजिटिव है सारी तो इनको आपने ऐसे ग्रे कलर में लिखना है शेड करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंप्लीट रेक्टेंगल है उसकी शेप यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको अब आगे लिख सकते हैं पिक्टोरियली। पिक्टोरियली ऐसे लिखेंगे कि इसको हम एक पोर्शन बनाएंगे हमारी कंप्लीट रेक्टेंगल का, इसको दूसरा पोर्शन बनाएंगे, इसको तीसरा पोर्शन और इसको चौथा पोर्शन, यानी कि हमारे पास जो टोटल रेक्टेंगल बनेगी उसके टोटल 4 पोर्शन होंगे। तो यहाँ पे हम पिक्टोरियली लिखते हैं फैक्टराइजेशन को, पिक्टोरियली। उसके लिए पहला पोर्शन ये है हमारे पास,
इसके अंदर एक्स स्क्वायर, और इसको आपने ग्रे कलर में शेड भी करना है क्योंकि ये पॉजिटिव है। उसके बाद आपने इनको इकट्ठा करके लिखना है। कैसे इनको इकट्ठा कर दें, हम पिछले एग्जाम्पल के अंदर देख चुके हैं। जितना इनका एरिया है इतना ही एरिया आप कंबाइन करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, ऐसे। ये देखें इसके बराबर नहीं है, दिखने में इसके बराबर लग सकता है, लेकिन ये इन चारों का सम है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। कितनी यहाँ पे हैं टाइल्स देखें, 1 2 3 4, 4 है, तो यहाँ पे आएगा -4x। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये -x वाली टाइल पड़ी हुई है, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे इनके साथ। ठीक है, ये -x है। और उसके बाद ये जो हमारे पास 4 यूनिट टाइल्स पड़ी हुई हैं, इनको भी इकट्ठा करके आप यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे। फिर इस रीजन को आप ऐसे कर देंगे शेड। और देखें ये रीजन किसके बराबर है, या इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है +4। अब देखें इन सब का एरिया हमने डिनोट कर दिया। इसका एरिया हमारे पास है +4, ये हमारे पास -x, और ये x स्क्वायर, और इसका हमारे पास एरिया है -4x। लेकिन जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर फैक्टर्स को डिनोट करते हैं, तो ये जो हमारे पास कंप्लीट रेक्टेंगल बनती है, इसका जो एरिया है वो हमें नहीं चाहिए होता, हमें इसकी जो साइड्स हैं वो चाहिए होती हैं। जो साइड्स होती हैं वो बनती हैं फैक्टर्स। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ आप और नोट करें कि इसको मैंने जानबूझ के ऐसे नीचे नहीं लिखा। ये नीचे लिखना हमारी ज़रूरत थी, वो इसलिए कि इसको अगर हम लिख देते साइड के ऊपर यहाँ पे, तो ये वाला जो रीजन है हमारे पास यहाँ से आगे बढ़ जाता, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ना होता, तो ये कंप्लीट रेक्टेंगल ना बन सकती। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये जब हम नीचे 4 यूनिट टाइल्स लिखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट होगा? वो इस तरह से कि यहाँ पे देखें, जो ये साइड है इसकी लेंथ है -1, चाहे -1 हो चाहे +1 हो, मैथमेटिकली डिस्टेंस तो बराबर ही होता है। तो यहाँ पे भी 1, उसके नीचे एक 1 आ गया, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, यानी कि इनकी जो लेंथ थी वो यहाँ पे कवर हो गई है। और उसके बाद इनकी जो लेंथ थी ये कवर होने के साथ साथ जो ये वाला पोर्शन था ये भी इधर कवर हो गया है, इस टाइल को इधर के बजाय इधर रखने से। ठीक है, तो इसीलिए हमने अपने टाइल्स की जो तरतीब है या फिर ओरिएंटेशन है वो इस वजह से इस तरह से की है। तो यहाँ पे देखें, अब इन साइड्स की जो लेंथ है वो डिनोट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास पहली टाइल है इसकी ये साइड x होती है, इसकी ये साइड भी x होती है। ये जो हमारे पास नीचे रेक्टेंगुलर टाइल पड़ी हुई है, इसकी जो लंबी साइड है वो तो x होती है, लेकिन जो छोटी साइड है वो होती है -1। ठीक है, जो हमारे पास ये जो टोटल साइड है इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास x -1। ठीक है जी, x ये और -1 ये, टोटल x -1। ठीक है, उसके बाद आप इस साइड को देखें, ये वाली लेंथ यहाँ तक तो x है, और उसके बाद यहाँ पे देखें कितनी है, -1 -1 -1 -1, ये बनेगी -4। ठीक है, चारों जब ऐड होंगे ये वाले तो -4 बनेगी। अब देखें आपने इस -4x को यहाँ पे नहीं लिख देना है, ये जो -4x है ये तो है एरिया, जो लेंथ है इस साइड की वो सिर्फ -4 है। तो अब आप टोटल यहाँ पे लेंथ लिख सकते हैं, टोटल लेंथ होगी इन दोनों का सम, यानी कि x -4, इस तरह से। ठीक है जी, ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ गए, पहला फैक्टर x -1, दूसरा फैक्टर हमारे पास x -4। तो इस तरह से हमने जो रेक्टेंगल्स हैं इनको कंप्लीट करना है टाइल्स की हेल्प से। आपने टाइल्स को इस तरह से अरेंज करना है यहाँ पे कि जो रेक्टेंगल है आपके पास ये कंप्लीट हो जाए। जब तक रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता पाएंगे और आपके पास फैक्टर्स नहीं आएंगे। तो दोनों फैक्टर्स आ गए, x -1 भी आ गया, x -4 भी आ गया। अब आप इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन को सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे हेडिंग देते हैं सिम्बॉलिकली, दिस इज सिम्बॉलिकली। सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले इन रीजन्स को ऐड करके देखें कि क्या रीजन्स ऐड हो के हमें ये एक्सप्रेशन वापस देते हैं या नहीं देते। x स्क्वायर प्लस, अच्छा देखें रफ के अंदर ऐड कर लेते हैं, x स्क्वायर है हमारे पास, उसके बाद है -4x, उसके बाद हमारे पास है -x, और उसके बाद हमारे पास है +4। तो इन दोनों को अगर ऐड कर लें आप तो इनके साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, और साइन आएगा बड़े नंबर वाला यानी कि माइनस का, उसके बाद हमारे पास +4। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही एक्सप्रेशन वापस आ, यानी कि हमने ये जो रेक्टेंगल बनाई है ये रेक्टेंगल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो साइड्स आई हैं ये एग्जैक्टली फैक्टर्स हमें दे रही हैं हमारे गिवन एक्सप्रेशन के। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स या फिर इसकी फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, वो इस तरह से अब लिखेंगे कि x स्क्वायर -5x + 4 इज इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन। ठीक है, यानी कि x -1 इंटू x -4। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गया सिम्बॉलिकली। आप देखिए एक चीज़ और नोट करें कि यहाँ पे जो पॉजिटिव रीजन्स थे उनको मैंने लिखा शेड कर, यानी ये ग्रे कलर के अंदर, और जो नेगेटिव थे उसको मैंने लिख दिया वाइट कलर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी एग्जांपल भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि किस तरह से हमने किसी भी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी है, कंक्रीटली, पिक्टोरियली और सिम्बॉलिकली। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं,
जिससे हमारा टाइल्स का कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने टाइल्स के कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो रेक्टेंगल मिलेगी वो रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं हो रही होगी। उसको कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे 0 पेयर्स को यूज़ करना होगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसके अंदर ये एक्सप्रेशन है, सोल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं कंक्रीटली, इसकी फैक्टराइजेशन को कंक्रीटली। उसके लिए सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर वाली एक टाइल चाहिए, वो यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से। इसका जो एरिया है वो होता है एक्स स्क्वायर, ये साइड भी एक्स, ये भी एक्स। उसके बाद आपको माइनस एक्स एरिया वाली 3 रेक्टेंगुलर टाइल्स चाहिए, तो वो हम यहाँ पे बना देते हैं ऐसे। इनको आपने वाइट कलर में बनाना है क्योंकि ये आपको नेगेटिव चाहिए। ये साइड्स इनकी एक्स हैं और ये साइड्स इनकी -1 के बराबर, तो एरिया इनका है सबका -x। उसके बाद 10 आपको चाहिए यूनिट टाइल्स, लेकिन नेगेटिव वाली, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है, तो वो हम यहाँ पे बना देते हैं 10 यूनिट टाइल्स नेगेटिव एरिया वाली। पांच ये आ गई और 5 फिर आप इनके नीचे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जब इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ये पोर्शन खाली है और इधर से ये पोर्शन खाली है। तो इनको फिल करने के लिए हम 2 0 पेयर ऐड करेंगे। पहला 0 पेयर यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके साथ वाला जो है, यानी कि पहले 0 पेयर का एक पार्ट इधर और दूसरा इधर ऐड करेंगे, और दूसरा जो हमारे पास 0 पेयर होगा उसका एक पार्ट इधर और एक इधर ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं सबसे पहले इधर हम एक रेक्टेंगुलर टाइल इस तरह से, और इसके मुकाबले में हमें एक रेक्टेंगुलर टाइल इधर ऐड करनी पड़ेगी +x वाली, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होगी और ग्रे कलर के अंदर होगी। एक नेगेटिव वाली ऐड करेंगे तो इधर आपको फिर पॉजिटिव वाली भी ऐड करनी है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें, यानी कि 0 पेयर बन जाए। उसके बाद एक और आप इधर ऐड करें -x, इधर -1, और उसके बाद आप इसके मुकाबले में फिर इधर भी एक और पॉजिटिव टाइल ऐड करेंगे जो कि रेक्टेंगुलर होगी इस तरह से, ठीक है। इनकी साइड है ये +1 है, ये भी +1 है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो अपनी उन टाइल्स को लिखा है जो हमें यहाँ से मिल रही थी। उनको लिखने के बाद हमने ये नोटिस किया कि हमारी जो रेक्टेंगल है या फिर जो रेक्टेंगुलर शेप है वो कंप्लीट नहीं हो रही। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 0 पेयर्स ऐड किए। हमने यहाँ पे 2 नेगेटिव रेक्टेंगल्स ऐड की और यहाँ पे हमने 2 पॉजिटिव ऐड कर दी, ठीक है। नेगेटिव रेक्टेंगल्स का मतलब ये है नेगेटिव रेक्टेंगुलर टाइल्स। 2 इधर ऐड की, 2 हमने इधर पॉजिटिव वाली ऐड कर दी, ताकि ये नेगेटिव वाली और ये पॉजिटिव वाली मिलके कैंसिल हो और जो ओवरऑल इफेक्ट है इनको ऐड करने का वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो रेक्टेंगल है उसकी शेप कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम आगे रेक्टेंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी पिक्टोरियल फॉर्म। उसके लिए आप इसको सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आप इन पांचों को इकट्ठा करके लिखेंगे। इसको पहले आपने शेड भी करना है क्योंकि इसका जो एरिया है वो है पॉजिटिव। उसके बाद इन पांचों को इकट्ठा करके हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से। देखें यहाँ पे हमारे पास है -x, 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 -x। जब 5 बार ये ऐड होंगे तो एरिया जो बनेगा वो होगा -5x। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नीचे ये 2 रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं, इनको अगर हम ऐड करें तो इनका देखें क्या एरिया बनेगा। इनका एरिया बनेगा +2x, क्योंकि x है और इधर भी x है, तो ऐड होके 2x बनेगा। और उसके बाद है भी पॉजिटिव, तो आप इसको ऐसे शेड भी करेंगे, ठीक है। शेड करना ज़रूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क दिखाना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास ये जो नीचे 10 यूनिट टाइल्स पड़ी हैं, इनको इकट्ठा करेंगे और ये मिल के -10 होगी, क्योंकि ये सारी -1 है। ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, ये सारी -1 है। तो ये यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी सारी, ये -10 हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो आपको टोटल रेक्टेंगल मिली है, क्या ये टोटल रेक्टेंगल इस एक्सप्रेशन को डिनोट कर रही है नहीं, तो उसके लिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखें एक्स स्क्वायर, या फिर सिंपली हम इसके जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले आप लिखें एक्स स्क्वायर और उसके बाद आप लिखें -5x और उसके बाद लिखें +2x और उसके बाद आप लिखें -10। ये एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आएगा, ये -5x और +2x ये दोनों सॉल्व होंगे। x है, ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, साइंस इनके डिफरेंट हैं, तो माइनस होंगे, बड़े नंबर के साथ है माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 7x भी आएगा और साथ है -10। आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें इस रेक्टेंगल की हेल्प से मिली है वही एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रेक्टेंगल बनी है वो ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके हम फैक्टर्स डिनोट करते हैं। फैक्टर्स के लिए हमें इन साइड्स की लेंथ चाहिए। ये लेंथ देखें कितनी बनती है, यहाँ पे एक 1 है, एक 1 है, तो ऐड होके 2 हो जाएंगे।
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है और इधर भी x है और यहाँ पे -5x। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास है -5, क्योंकि -1 -1 -1 -1 -1 5 टाइम्स ऐड होके -5 होगा। तो ये हमारे पास जो टोटल साइड बनती है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो होगी x -5, इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे। और इसकी जो टोटल लेंथ बनती है वो होगी x + 2, क्योंकि 2 के साथ है प्लस, तो इसीलिए ये होगा x + 2। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के, एक हमारे पास फैक्टर x + 2 और दूसरा x -5। तो हम अब इन फैक्टर्स को सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, या फिर इसकी फैक्टराइजेशन इसको हम अब सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। सिंबॉलिकली पहले आप एक्सप्रेशन लिखें जिसकी फैक्टराइजेशन ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या फैक्टर्स हैं, x + 2 है और दूसरा है हमारे पास ये वाला x -5। तो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। आपने यहाँ पे जो चीज़ें नोट करनी है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने ग्रे टाइल्स कौन सी बनानी है और वाइट कौन सी बनानी है। जो पॉजिटिव हों उनको आपने ग्रे बनाना है। ग्रे कलर हम यहाँ पे शो तो नहीं कर सकते, इसलिए इसको मैंने ग्रे के लिए शेड कर दिया। उसके बाद जो नेगेटिव टाइल्स हैं उनको आपने वाइट कलर में दिखाना है। और उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप इस कंक्रीट फॉर्म से पिक्टोरियल फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है ये कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं हो रही थी, इसलिए 2 टाइल्स मैंने यहाँ पे लगाई और इनका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इनके अपोजिट यानी कि पॉजिटिव 2 टाइल्स मैंने यहाँ पे लगा दी। और उसके बाद इस तरह से हमारे पास रेक्टेंगल कंप्लीट हो गई। फिर हमने इनकी जो दोनों साइड्स हैं इनकी लेंथ्स फाइंड की, वो जो लेंथ्स थी दोनों साइड्स की वो फैक्टर्स बन गए हमारी एक्सप्रेशन की। अब एक चीज़ आप और नोट करें कि ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे हम ये 2 टाइल्स ऐड करें तो ये पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। वो इस तरह से पता चला कि इसके मुकाबले में नीचे हमारे पास थी 2 यूनिट टाइल्स और हम जानते हैं कि इनकी जो साइड्स होती हैं वो होती हैं 1 के बराबर। तो इनकी ये वाली जो साइड्स हैं ये भी 1 के बराबर हैं, तो ये पोर्शन इस तरफ से तो ऐसे तो कवर हो सकता है, लेकिन जो ये हाइट है क्या हाइट भी इसकी इनके बराबर होगी। ये हमें कैसे पता चला, ये इस तरह से पता चला कि पहले हमारे पास तीनों इसी तरह की टाइल्स थी, तो फिर 2 इसी तरह की जब लगाएंगे तो हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें हमें कैसे पता चला कि ये इस पोर्शन को कवर करेगी, वो इस तरह से कि इसकी ये वाली जो लेंथ होती है वो होती है 1, हमें पता है, तो इनकी भी लेंथ है 1 1। तो यहाँ पे 2 टाइल्स हैं या फिर 2 टाइल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली आगे जा रही हैं, तो उस लेंथ को ये कवर कर सकती हैं। उसके बाद इस तरह से हमें कैसे पता चला कि इस तरह से इस लेंथ को ये कवर करेंगे, वो इस तरह से पता चला कि ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है वो है x के बराबर, और ये जो रेक्टेंगुलर टाइल होती है इसकी भी ये वाली जो लेंथ होती है वो x के ही बराबर होती है, हम जानते हैं। तो इसीलिए हमने ये दोनों पोर्शन इस तरह से कवर किए और अपने रेक्टेंगल को हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखा और हमने ये देखा कि जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनका क्या मतलब होता है, टर्म्स किसे कहते हैं, फैक्टर्स किसे कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं। उसके बाद हमने टाइल्स का कंसेप्ट देखा, टाइल्स की डिफरेंट टाइप्स को हमने इन डिटेल डिस्कस किया और इनके जो कंसेप्ट्स हैं सारे उनको देखा। उसके बाद हमने ज़ीरो पेयर को देखा कि ज़ीरो पेयर क्या होता है। फिर हमने एग्जाम्पल्स के अंदर टाइल्स का यूज़ देखा, एग्जाम्पल्स के अंदर हमने गिवन एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन की कंक्रीटली, पिक्टोरियली और सिंबॉलिकली। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करना है। अब एक्सरसाइज के अंदर हम जो मेथड यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन का, अब इससे आगे आने वाली जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 3 से आगे आने वाले एग्जांपल्स, उन एग्जांपल से वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट मेथड वो इस तरह से है कि जब आप एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो मिडिल टर्म है उसको आपको करना होता है ब्रेक। अब एग्जांपल्स के अंदर दूसरा तरीका बताया हुआ है उनको ब्रेक करने का, जो मैं वहाँ पे आपको तरीका पढ़ाऊँगा वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा बुक की थ्योरी से। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं जैसे मैं करवाऊंगा। जो बुक के अंदर मेथड लिखा हुआ है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, उस मेथड से भी आप उन ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस की मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। दोनों मेथड्स ठीक हैं, आपको जो भी समझ आ जाए आप उससे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हियर वी हैव आवर एक्सरसाइज 4.1। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ी करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके फैक्टराइजेशन करनी है। उर्दू के अंदर अगर हम कहें तो सबसे पहले हमने मुश्तरक जुज़्व ज़रबी को शनाख्त करना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको हमने कॉमन लेना है यानी कि मुश्तरक को बाहर निकाल के फिर हमने इसकी तजज़ी करनी है। ठीक है, ये इसको उर्दू में कहेंगे।
तो हमारे पास यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं, बाकी इसके पार्ट्स हम इनके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हेयर इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर है 6x + 12। हमने जब ना पहला पार्ट लिया तो हमने ये देखा कि इसके अंदर है 2 टर्म्स, ठीक है जी। अगर उर्दू में कहें तो इसके अंदर 2 रकमें हैं। ये हमारे पास अलजबराइक एक्सप्रेशन है, यानी कि अलजबरी जुमला है। इस अलजबरी जुमले में 2 टर्म्स या फिर 2 रकमें हैं। अब ये जो हमारे पास 2 रकूम हैं या फिर 2 टर्म्स हैं, इनमें से हर एक टर्म को हमने अब करना है फैक्टराइज, यानी कि इसके हमने फैक्टर्स लिखने हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास 6 है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे हियर इज 6 को हम लिख सकते हैं 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। तो हमारे पास 6 है, इसके 2 फैक्टर्स हैं 2 और 3, ये लिखेंगे यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 2 × 3, और जो x है ये क्योंकि एक ही पड़ा हुआ है तो इसका एक ही फैक्टर है, तो ये x का x ही आएगा मल्टीप्लाइड बाय x। उसके बाद है प्लस, उसके बाद 12 है, इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं यहाँ पे। इसकी फैक्टराइजेशन हम यहीं पे ही कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 12 की फैक्टराइजेशन हो गई है। तो 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। तो 12 की जो फैक्टराइजेशन है वो ये है 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब देखिए हमारे पास ये जो दोनों रकूम थी या फिर दोनों टर्म्स थी, उनको हमने फैक्टराइज कर दिया है। अब हमने इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं या फिर जो मुश्तरक जुज़्व ज़रबी हैं, उनको मुश्तरक लेना है, उनको बाहर निकालना है। तो देखें कौन कौन से मुश्तरक जुज़्व ज़रबी या फिर कॉमन फैक्टर्स हैं। 2 यहाँ पे भी है और 2 इधर भी है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो 3 है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस 3 को भी हम निकाल सकते हैं बाहर। उसके अलावा यहाँ पे x है लेकिन x इधर नहीं है, यानी कि x मुश्तरक नहीं है, तो फिर x को हम बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे लगा देंगे एक ब्रैकेट। तो देखिए हमने इस पहली रकम में से या फिर पहली टर्म में से हमने क्या चीज़ कॉमन ली है। यहाँ से हमने 2 और 3 कॉमन ले लिया, तो पीछे x बच जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से हमने मुश्तरक या फिर कॉमन लेने होते हैं। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, यहाँ से हमने 2 और 3 बाहर ले लिया है, फिर पीछे सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है जी। उसके बाद आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि यहाँ पे तो ये जुज़्व ज़रबी या फिर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई करवा के 6 लिखना है, ठीक है जी। 2 3s are 6 और उसके बाद ये ब्रैकेट वैसे आएगी x + 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस एक्सप्रेशन को या फिर इस अलजबरी जुमले को तजज़ी करके या फिर फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे अब इसके 2 फैक्टर्स बन गए, एक 6 और एक x + 2। ये दोनों इसके अज्जाए ज़रबी हैं, तो इसकी हमारे पास ये तजज़ी हो गई है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है। हेयर इज़ अवर सेकंड पार्ट, 15y² + 20y। तो यहाँ से हमने अगर कुछ कॉमन लेना है तो उसके लिए भी हमें इन दोनों टर्म्स की या फिर दोनों रकूम की तजज़ी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम 15 की तजज़ी करते हैं। 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 5s are 15। तो यहाँ पे 3 और 5 आएगा यहाँ पे 15 के फैक्टर में 3 × 5। उसके बाद जो y है इसकी पावर 2 है। y की पावर 2 का क्या मतलब है? y की पावर 2 का मतलब यह है कि y जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने y² की जगह लिखना है y × y। उसके बाद हमारे पास प्लस। अब ये किस तरह से लिखते हैं इसको, ये हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर इन डिटेल इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास 20 है, इसकी अब फैक्टराइजेशन करनी है, वो भी यहाँ पे कर लेते हैं। 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। 2 × 2 × 5, ये है ये हमारे पास 20 की फैक्टराइजेशन। उसके बाद इसके साथ y है, तो आप इस y को भी मल्टीप्लिकेशन में लिख दें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पहली रकम थी या फिर पहली टर्म थी, इसकी यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गई है। इसके सारे हमने जुज़्व ज़रबी लिख लिए हैं, इसकी फैक्टराइजेशन ये हो गई। अब देखें कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो कॉमन है। देखें टर्म तो हमारे पास ये थी और ये टर्म थी, हमने अब ये देखने कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। अब यहाँ पे आपने टर्म का वर्ड यूज़ नहीं करना। ये एक टर्म पड़ी हुई है फैक्टराइज होके, ये दूसरी टर्म पड़ी है फैक्टराइज होके, और ये इनके हैं फैक्टर्स। हमने अब ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन आ सकते हैं। देखिए 3 यहाँ पे तो मौजूद है, लेकिन इस टर्म के अंदर 3 वाला फैक्टर नहीं है। 5 वाला फैक्टर यहाँ पे है और 5 वाला फैक्टर इधर भी है। तो ये वाला जो फैक्टर है या फिर ये वाला जो जुज़्व ज़रबी है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। 5 बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखें कौन सा जुज़्व ज़रबी बाहर आता है। यहाँ पे y है और y इधर भी है, तो ये y भी बाहर आ जाएगा। ये वाला y सिर्फ यहाँ पे है, लेकिन इधर दूसरा y नहीं है, तो इस y को हम बाहर नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास मुश्तरक हैं, जुज़्व ज़रबी बाहर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे 3 बच गया, 5 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, ये वाला y यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस है। उसके बाद ये 2 भी बाहर नहीं आया, ये 2 भी बाहर नहीं आया, तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे।
उसके बाद 5 भी बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, तो इस ब्रैकेट को आप कर देंगे क्लोज। दो आपके पास टर्म्स थी, इन दोनों में से आपने ये वाले दो फैक्टर्स बाहर लिए क्योंकि ये दो फैक्टर्स या फिर दो जुज़्व ज़रबी कामन या फिर मुश्तरक थे। उसके बाद पीछे जो जो जुज़्व ज़रबी या फिर जो जो फैक्टर्स बच गए वो आपने नीचे लिख दिए हैं। तो ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 4। इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 5y इंटू 3y प्लस 4। ये है जी हमारे पास तजज़ी हमारे दूसरे पार्ट की या फिर दूसरे पार्ट की फैक्टराइजेशन। इसके दो फैक्टर्स हैं, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट है, दिस इज़ आवर थर्ड पार्ट, -12x² माइनस 3x। फैक्टराइज करें, 12 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, -2 इंटू 2 इंटू 3 और उसके बाद x का स्क्वायर है तो x यहाँ पे अब 2 बार मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमारे पास माइनस और यहाँ पे 3 है और इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास माइनस कॉमन है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इसको कॉमन ले लें। उसके बाद 2 यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है, 3 यहाँ पे भी है और इधर भी है, तो ये 3 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद जो x है, x इधर भी है और x इधर भी है, तो ये वाला जो x है ये भी कॉमन आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x। पीछे देखें अब क्या बचेगा, इधर ये 2 बच जाएंगे दोनों और एक x यहाँ पे बचेगा। और उसके बाद देखें माइनस आपने अब ले लिया कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लिया तो उसके बाद यहाँ पे जो साइन है ये प्लस आएगा और इसका जो साइन है ये भी अब प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन अंदर चेंज होते हैं जब आप माइनस कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों फैक्टर्स कॉमन आ गए तो पीछे यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद ये बराबर हो जाएगा -3x के, क्योंकि -3 और x मल्टीप्लाई होकर -3x हो जाएंगे। उसके बाद ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 और x के साथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4x आएगा। उसके बाद ये हमारे पास +1। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है हमारे तीसरे पार्ट की। इसके बाद हम इसका फोर्थ और बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। हियर इज अवर फोर्थ पार्ट, दिस इज सॉल्यूशन 4a² प्लस 8ab²। अब क्योंकि आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन या फिर तजज़ी कैसे करनी है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, a की पावर 2 है तो a आएगा 2 टाइम्स a इंटू a और b एक ही बार है तो ये सिर्फ एक बार आएगा b। उसके बाद हमारे पास प्लस, उसके बाद ही हमारे पास 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और उसके बाद हमारे पास a है और उसके बाद b की पावर क्योंकि 2 है तो ये b आएगा 2 टाइम्स। देखिए अब कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन है। एक हमारे पास 2 कॉमन है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है तो बाहर आ जाएगा। ये वाला 2 इधर भी है और ये वाला 2 इधर भी है तो ये भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद a यहाँ पे भी है और a इधर भी है, ये भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद b यहाँ पे भी है और ये b यहाँ पे भी है, ये भी आ जाएगा कॉमन। उसके बाद देखें बाकी क्या बचेगा। यहाँ पे सब कुछ कॉमन आ गया, सिर्फ a बच गया, इसको आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद प्लस का साइन लगाना है और प्लस की साइड के ऊपर आप देखें ये 2 बच गया यहाँ पे और उसके साथ एक b बच गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ार 4, ये ए बी हो जाएगा और उसके बाद ये ए ही आएगा और ये हो जाएगा 2b। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया, दिस इज आवर फोर्थ पार्ट। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास xy माइनस 3x² प्लस 2x। इसको भी फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, दो फैक्टर्स हैं x और y। उसके बाद है माइनस, यहाँ पे 3x 2 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे x इंटू x। उसके बाद हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा 2 इंटू x। देखें क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे x है, इधर भी है इधर भी है, तो ये जो x है ये इन तीनों रकूम में से या फिर तीनों टर्म्स में से कॉमन है। x आ जाएगा, यहाँ पे पीछे y बचेगा, यहाँ पे माइनस है 3 और x बचेगा यानी कि 3x और उसके बाद हमारे पास प्लस और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। ये है जी हमारे पास फैक्टराइजेशन या फिर तजज़ी हमारे पाँचवें पार्ट की। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, दिस इज़ पार्ट 6। इसके अंदर है हमारे पास 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। लिखें जी फैक्टराइजेशन, 3 की फैक्टराइजेशन 3 खुद आएगा। उसके बाद जो a है इसकी पावर 2 है तो आप इसको 2 बार लिखें। उसके बाद b एक ही बार आएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस और जो ये 9 है इसकी फैक्टराइजेशन होती है 3 इंटू 3 तो ये लिखेंगे 3 इंटू 3। उसके बाद जो a है ये एक ही बार है लेकिन जो b है ये यहाँ पे 2 बार है, b इंटू b। उसके बाद जो 15 है इसकी हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो होती है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। उसके बाद a भी एक बार है, b भी एक ही बार है,
ए इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, देखें कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। 3 कॉमन है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, ये कॉमन आ गया, इसको यहाँ पे लिख दें। उसके बाद जो ए है वो यहाँ पे भी है, ए इधर भी है और ए इधर भी है, तो ये आ जाएगा कॉमन। उसके बाद बी देखें, बी इधर भी है, बी इधर भी है और बी इधर भी है, ये बी भी आ जाएगा कॉमन। उसके बाद देखें जो हमारे पास तीनों रकूम या फिर तीनों टर्म्स हैं, इनमें क्या क्या पीछे बच गया है। एक चीज़ आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करें, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो बी है वो इधर भी है, बी इधर भी है, बी उधर भी है। अगर बी यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स के अंदर या फिर सिर्फ 2 रकूम के अंदर होता तो फिर आप इस बी को कॉमन नहीं ले सकते थे। हालांकि बी इन दोनों के दरमियान तो कॉमन था, लेकिन हमें जितनी भी यहाँ पे टर्म्स हैं, जितनी भी रकूम है, उन सब में कॉमन चाहिए। बी सब के अंदर कॉमन था, इसीलिए इसको हमने बाहर लिया। इसी तरह से ए भी था, 3 भी था। तो यहाँ पे देखिए अब ए बच गया है, सिर्फ ए ही बचा है इस टर्म के अंदर। उसके बाद माइनस का साइन है, इस टर्म के अंदर सिर्फ 3 बचा है और 3 के साथ कुछ और भी है, बी भी है, ये बच गया, तो ये 3b हो जाएगा। उसके बाद इस टर्म के अंदर देखें सिर्फ 5 बचा है, प्लस है, और उसके बाद हमारे पास है 5। आपने ये जो टर्म्स हैं इनको आपने थोड़ा अलग-अलग करके क्लियर करके लिखना है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी टर्म कहाँ पे है। ये हमारे पास पहली टर्म की फैक्टराइजेशन है, ये दूसरी की है, ये तीसरी की है। तो हमारे पास ये है जिस फैक्टराइजेशन का आंसर। इसको आप मज़ीद थोड़ा सा कंपैक्ट कर सकते हैं, 3ab इसको कर सकते हैं 3ab, और ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 3b प्लस 5। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ी करनी है। इसके अंदर जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को सॉल्व किया है, लेकिन इसके जो अगले 3 पार्ट्स हैं इनके ऊपर हमने एक न्यू मेथड अप्लाई करना है। उसको भी सीखेंगे कि हमने इस तरह की एक्सप्रेशंस को किस तरह से फैक्टराइज करना है जबकि इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये तीनों एक्सप्रेशंस हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने अब इसके ऊपर एक न्यू प्रोसीजर अप्लाई करना है जो कि इसके प्रोसीजर से डिफरेंट होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हियर इज आवर सॉल्यूशन। पहला पार्ट है हमारे पास 5x प्लस 15, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें। इस टर्म को लिखेंगे हम 5 इंटू एक्स, उसके बाद है प्लस 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5। देखें क्या चीज़ कॉमन है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे प्लस है और इधर सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है फैक्टराइजेशन हमारे पहले पार्ट की। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा पार्ट, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है जी, यहाँ पे देखें इसके अंदर है टोटल 3 टर्म्स या फिर 3 रकूम, लेकिन इन तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन कुछ ना हो तो उस वक्त हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं कि हम इसका जो मिड है या फिर मिडल टर्म है या फिर दरमियान वाली इसकी रकम है, इसको हम करते हैं ब्रेक। इसको हम 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर टोटल 3 टर्म्स हैं, हम इन 3 की बजाय दरमियान वाली की 2 टर्म्स बना के टोटल हम यहाँ पे 4 टर्म्स कर देंगे। अब देखिए इसकी हमने 2 बनानी कैसे हैं, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो ये है। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। यहाँ पे पहला स्टेप ये होता है कि आपने सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट या फिर अददी सर के साथ करना होता है मल्टीप्लाई। ये जो मुस्तकिल रकम है या फिर कांस्टेंट टर्म है ये 3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आता है 3 1 जार 3। इसको हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये होता है कि आपने इस नंबर को या फिर एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको इस तरह से ब्रेक करना होता है कि इनको अगर आप ऐड करें तो 4 है और मल्टीप्लाई करवाएं तो ये नंबर है जो कि आपने यहाँ पे लिया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यानी कि 3। हम अब देखते हैं कि हम 4 के वो कौन कौन से नंबर्स बना सकते हैं जिनको हम ऐड करें तो 4 है और मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आए। यहाँ पे हम देखते हैं 4 को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, 1 इंटू 3, उसके बाद 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 1। अब देखिए ये मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं, ये इस वजह से लिखे हैं कि इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो आपके पास 4 आता है, इसको भी ऐड करने से 4, इसको भी ऐड करने से 4, इसको भी ऐड करने से 4। ये मेरे पास थे पॉसिबल पेयर्स। एक ये पॉसिबल पेयर था, एक ये था, एक ये था, क्योंकि इन तीनों में अगर आप दोनों नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास 4 4 आता है। अब आपने चूज इनमें से वो वाला पेयर करना है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 3 आए, तो वो हमारे पास ये पहला पेयर है। ठीक है जी, पहला स्टेप दोबारा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चंस में पहला स्टेप ये होता है कि आपने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 आया। उसके बाद आपने इस 4 को इस तरह से ब्रेक करना है
कि हमारे पास ऐसे दो नंबर्स आए जिनको ऐड करें तो 4 हो और मल्टीप्लाई करवाएं तो ये नंबर 3 है। तो हमारे पास आ गए दो नंबर्स 1 और 3। और देखिए इनके साइंस क्या होने चाहिए, साइंस इनके प्लस ही होने चाहिए, क्योंकि 1 और 3 को आप ऐड करें तो +4 आता है, इन दोनों प्लस वालों को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास प्लस का 3 आता है। ठीक है, तो साइंस भी इनके प्लस ही होंगे। यहाँ पे हमारे पास जो 4x है ये ब्रेक हो जाएगा 1x और 3x में, तो हम इस 4x को यहाँ पे ब्रेक करते हैं। ये हमारे पास x² और ये 4x हो जाएगा 1x, या फिर सिर्फ इसको x भी लिख सकते हैं। देखिए 1x है हमारे पास और 3x है वो वाला, और यहाँ पे हमारे पास है +3। तो ये जो 1x है इसको आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं, ये तब भी ठीक है। देखिए मैंने 3x यहाँ पे लिखा, 1x यहाँ पे लिखा, उसकी वजह ये है कि यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, इस वजह से मैंने इनकी तरतीब ये लिखी है। तो यहाँ से देखें x कॉमन है, एक x बाहर चला जाएगा तो पीछे सिर्फ एक x बचेगा, यहाँ से x बाहर चला जाएगा तो पीछे 1 बचेगा। उसके बाद हमारे पास +3 और 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस है और यहाँ पे 1 बचे होंगे, 3 है कॉमन। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स थी, 3 की हमने बना दी 4। उसके बाद पहली 2 में से हमने x कॉमन लिया और आखिरी 2 में से हमने 3 कॉमन लिया। अब देखिए हमारे पास अब बन गई हैं 2 टर्म्स, एक प्लस की इस साइड के ऊपर है और दूसरी प्लस की इस साइड के ऊपर है। चाहे इस तरह का स्ट्रक्चर जितना भी बड़ा हो, दरमियान के अंदर जब एक साइन होगा तो उस साइन के एक साइड के ऊपर एक टर्म होगी, दूसरी के ऊपर दूसरी टर्म होगी। इन दोनों टर्म्स में से कुछ ना कुछ होगा कॉमन। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, प्लस की इस साइड के ऊपर और इस साइड के ऊपर फैक्टर्स की फॉर्म में दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं। इसका फैक्टर एक x है और दूसरा x+1, इसका एक फैक्टर है 3 और एक फैक्टर है x+1। ये वाला जो हमारे पास जो फैक्टर है x+1 ये इधर भी मौजूद है और यही फैक्टर इधर भी मौजूद है, तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा कॉमन। दिस इज इक्वल टू x+1 वाली जो ब्रैकेट है ये आप कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, ये बाहर आ गया, इधर से भी बाहर आ गया, तो पीछे ये सिर्फ x बचेगा, उसके बाद प्लस का साइन आएगा और उसके बाद ये 3 बचेगा, क्योंकि x+1 इधर से भी कॉमन इधर से भी कॉमन, x पीछे एक बच जाएगा और इधर से एक 3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है इस टर्म की। ये जो हमारे पास टर्म है इसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, इस तरह की जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं इन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं। ये टर्म नहीं है, ये भी एक्सप्रेशन है, उर्दू में इसको जुमला कहते हैं। और इस जुमले के ये जो हिस्से होते हैं इन्हें हम कहते हैं टर्म्स या फिर रकूम। इसके अंदर क्योंकि 3 रकमें थी तो ये कहलाएगी सह रकमी जुमला और ये कहलाएगा 2 रकमी जुमला, और इसको आप ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, और इसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन इंग्लिश में, क्योंकि इसके अंदर है 2 टर्म्स। तो फैक्टराइजेशन हो गई हमारे पास दूसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। Here is our third part, x² + 6x + 8। यहाँ पे अगेन आप देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप इस मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। उसके लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। सबसे पहले यही काम करना है कि आपने इस कांस्टेंट टर्म और x² के अददी सार यानी कि कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है। 8 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 आता है। यहाँ पे इसको हम साइड पे लिखते हैं। उसके बाद 6 के हमने इस तरह से पेयर्स बनाने हैं जिनको हम ऐड करें तो 6 आए और मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए। देखें ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। ऐड करने से भी 6 आ सकता है, सब्ट्रैक्ट करने से भी 6 आ सकता है। इस तरह के भी पेयर्स हो सकते हैं। रिवाइज कर देते हैं, ऐसे भी पेयर्स हो सकते हैं जिनको ऐड करने से 6 आए, और ऐसे भी पेयर हम ले सकते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 6 आए, लेकिन शर्त ये है कि उनको मल्टीप्लाई करवाने से 8 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे पेयर्स बनेंगे जिनको ऐड करने से 6 आएगा। तो हम 6 के पेयर्स बना के देखते हैं। स्टार्ट आपने हमेशा 1 से ही करना है। जब प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद हम डायरेक्ट भी पेयर लिख दिया करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट है तो इसलिए मैं इसको बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। बेसिक ये है इस पेयर बनाने की प्रोसीजर की जो हमने यहाँ पे की थी। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है 1 से, 1 × 5, 1 × 5 किया तो इनको ऐड करें तो हमारे पास 6 आता है। उसके बाद 1 को बढ़ा दें और इधर से कम कर दें, इधर 2 कर दें, इधर 4 कर दें, उसके बाद इधर 3 कर दें, एक बढ़ा के इधर एक कम करके इधर 3 कर दें। और इसके और भी पेयर्स बन सकते हैं। इसको बढ़ा दें 4 कर दें, इसको आप कम करके 2 कर दें, इसको 5 कर दें और इसको आप 1 कर दें। इन सब को आप अगर ऐड करें तो आपके पास आंसर 6 आता है। इसका मतलब ये एक एडिशन के लिहाज से तो यहाँ ठीक, लेकिन अब ये देखें कि कौन सा पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर हमें 8 मिलता है जो कि हमें चाहिए, वो ये वाला पेयर है। ठीक है जी, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 8। तो हम ये वाला पेयर लेंगे और इनको ऐड करें तो फिर 6 भी आता है। तो हम इस 6x को ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास x² आएगा, उसके बाद जो 6x है इसके जगह पे हमने एक 2x लिखना है और एक हमने 4x लिखना है। ठीक है जी, जो हमारे पास पेयर आता है वही नंबर्स हमने इस x के साथ इस 6 की बजाय लिखने होते हैं। और उसके बाद हमारे पास 8 आएगा। इसको आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दें फिर भी ठीक है, डायरेक्ट अब यहाँ से आप कॉमन ले लें फिर भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टर्स कैसे लेने ये हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से देखें x कॉमन है, इधर एक x बच जाएगा
इधर सिर्फ 2 बचेगा, उसके बाद प्लस आएगा, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, ये 4 यहाँ पे कैसे है, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। अब यहाँ पे 4 8 के अंदर मौजूद है, तो 4 जब आप कॉमन लेंगे तो इधर से एक 4 निकल जाएगा, पीछे x बचेगा, उसके बाद प्लस का साइन है, 8 वाला एक 4 जब बाहर निकल जाएगा तो पीछे 8 वाला सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 2। उसके बाद देखिए हमारे पास प्लस है, एक हमारे पास टर्म इधर है, एक टर्म इधर है, तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है इसको चेक करने का या फिर इसको रीचेक करने का एक मेथड है हमारे पास। वो ये है कि जब आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाए, दो ब्रैकेट्स आ जाएं, अगर तो ये दोनों ब्रैकेट्स हैं सेम बराबर तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन है ठीक, अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम है तो इसका मतलब ये है कि हमारी फैक्टराइजेशन यहाँ तक ठीक है। उसके बाद प्लस है, एक टर्म इधर, एक टर्म इधर, एक फैक्टर यहाँ भी है और यही फैक्टर इधर भी, इस फैक्टर को आप कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा कॉमन, और ये सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 4 बचेगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई हमारे थर्ड पार्ट की। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हेयर इज अवर फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसकी फैक्टराइजेशन हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, और उसके बाद ये है हमारे पास प्लस 4। अब देखिए इस 4x को मैंने लिख दिया 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x क्यों लिखा, क्योंकि 4 और इस 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को तो आंसर आते हैं हमारे पास 4। अब इस 4 के हमने इस तरह से पेयर बनाने थे कि उनको ऐड करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी हमारे पास 4 आए। देखें 2 और 2 को ऐड करें तो 4 आता है, बात ठीक है, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर फिर भी 4 आता है। अगेन ये हमारे पास दोनों क्राइटेरियन के ऊपर पूरे उतरते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और इधर भी 2 लिख दिया। उसके बाद इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है, पीछे यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे एक 2 बच जाएगा प्लस 2, उसके बाद प्लस आएगा हमारे पास। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक हमारे पास 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, क्योंकि 4 हमारे पास जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 है इसलिए हमने 4 को लिखा 2 इंटू 2, तो 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, पीछे सिर्फ x बचेगा, इस 4 का एक 2 जब बाहर कॉमन होगा तो पीछे सिर्फ इसका एक 2 बच जाएगा, तो प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। प्लस है, एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर है, इन दोनों में से आप एक फैक्टर कॉमन ले लें, ये जो ब्रैकेट है ये पूरी कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और फिर प्लस आएगा और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। और देखें x प्लस 2 और x प्लस 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो तो उसकी पावर 2 होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 रेज टू द पावर 2। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर हमारे पास ये वाला आंसर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स हैं, जोज़ो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जोज़ो ज़र भी लिखे हुए हैं, यही हमने करना था, फैक्टराइजेशन करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें ट्राइनोमियल्स गिवन है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सह रकमी अलजबरी जुमले हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है, इनको हमने सेम उसी तरीके से फैक्टराइज करना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी 3 पार्ट्स को फैक्टराइज किया, यानी कि इनकी जो मिडिल टर्म है इसको हमने ब्रेक करके 2 टर्म्स बनानी है, फिर कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमारे पास सोल्यूशन है इसका, हियर इज अवर सोल्यूशन। जो हमारे पास पहला पार्ट है ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस 12 है, इसको आपने सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस 12 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस 12। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है प्लस 1। आपने अब इस प्लस 1 किस तरह से पेयर्स बनाने हैं, उनको अगर आप ऐड करें तो प्लस 1 है या फिर माइनस करें तो प्लस 1 है। ऐड करने से तो प्लस 1 आ नहीं सकता क्योंकि प्लस 1 जो है वो छोटा है माइनस 12 से या फिर 12 से, क्योंकि माइनस 12 तो 1 से छोटा होगा रियल लाइन के ऊपर, लेकिन हमने 12 को देखना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। 1 जो है वो इस तरह से तो अब हम हासिल कर नहीं सकते कि 2 नंबर्स को ऐड करें तो 1 है। हम अब इस तरह से चलते हैं कि 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमारे पास 1 है। इस तरह के हम अब पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, अगेन 1 इंटू 2 करेंगे। इनको देखें, अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है, उसके बाद इसको बढ़ा दें और इसको भी बढ़ा दें, 2 इंटू 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 इंटू 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जितने भी पेयर्स हैं, अगर इन सबको आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा। उसके बाद आप ये देखें कि कौन सा पेयर है जिसके नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, वो हमारे पास है ये वाला पेयर 3 और 4। देखिए हमें सिर्फ 12 नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस 12। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अगर हम इन दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ अब एक के साथ ही माइनस लगाना है, या 3 के साथ या फिर 4 के साथ। अगर हम 3 के साथ माइनस लगाते हैं तो उस वक्त क्या होगा, अगर हम 3 के साथ माइनस लगाते हैं तो -3 हो जाएगा और उधर हो जाएगा +4। -3 और +4 मल्टीप्लाई होकर -12 देंगे जो चाहिए, और -3 और +4 दोनों ऐड होके इस तरह से होंगे 4
प्लस माइनस 3, ये इस तरह से ऐड होंगे और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और आंसर में मिलेगा +1। देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, +1 ही चाहिए था। इसका मतलब ये है कि साइन ठीक है, 3 के साथ ही माइनस लगाना है। अगर हम 4 के साथ माइनस लगाते तो फिर देखें क्या होता। अगर हम माइनस लगा देते 4 के साथ और 3 के साथ हम प्लस ही रहने देते तो उस वक्त मल्टीप्लिकेशन का आंसर तो हमें -12 मिल जाता। लेकिन जब इन दोनों को हम ऐड करते -4 + 3 को, तो फिर हमें आंसर मिलता -1, जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमें इनको ऐड करने से आंसर ये वाला चाहिए था +1। तो इसीलिए हमने माइनस लगाना है 3 के साथ, 4 के साथ माइनस नहीं लगाना। तो इस तरह से आपने साइन का भी ख्याल रखना है कि किसके साथ आपने कौन सा साइन लगाना है। तो 3 के साथ माइनस लगा देंगे, इसको ब्रेक करते हुए x² वैसे ही आएगा, जो +x है इसको हम लिख सकते हैं -3x और +4x। ठीक है, ये हमारे पास पेयर बना था +4 का और -3 का। यहाँ पे 3 के साथ हमने माइनस लगाया था। ठीक है, यहीं पे लगा दिया करें। जब आप ये पेयर्स बनाया करें तो इनके जो साइंस होते हैं वो आप यहीं पे लगा लिया करें, ताकि आपको पता हो कि आपने किसके साथ कौन सा साइन लिखना है। 3 के साथ माइनस लिखा, 4 के साथ प्लस लिखा, ये जो -12 है इसे आप वैसे लिखें। उसके बाद दिस इज इक्वल टू x² वैसे ही आएगा और उसके बाद हमारे पास माइनस है, इसके 2 फैक्टर्स हैं 3 × x, उसके बाद हमारे पास प्लस, इसके 2 फैक्टर्स बना दें 4 × x। वैसे इसके 3 भी बन सकते थे, 2 × 2 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इनके 4 मौजूद है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिखे। उसके बाद हमारे पास -12 को आप लिख सकते हैं 3 × 4। उसके बाद देखें कामन क्या क्या आते हैं। पहले 2 टर्म्स में से हम सबसे पहले कामन लेते हैं, उसके बाद अगले 2 में से कामन लेते हैं। इन दोनों में से x कामन है, इसके अंदर x 2 बार है तो एक x कामन आ जाएगा, एक पीछे बचेगा, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, ये x बाहर आ गया। उसके बाद हमारे पास प्लस है, इन दोनों में से 4 कामन है, उसके बाद यहाँ पे x बचेगा, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा। दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। ये फैक्टर आप कामन ले लें, x - 3 कामन, इधर सिर्फ x बचेगा और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ +4 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। हियर इज अवर सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमारे पास x² + 7x + 10। सबसे पहले आप 10 और इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आता है। 7x का पेयर बना सकते हैं हम 2 और 5, 2 और 5 को ऐड करें तो 7, मल्टीप्लाई करवाएं तो 10। ये हो जाएगा हमारे पास x² + 2x + 5x + 10। हमने 7x का ये पेयर बना दिया 2 और 5 का। देखें, जब आपने पेयर बनाना है दरमियान वाली टर्म का, तो उस वक्त आपने ख्याल ये रखना है कि इस नंबर के साथ जो वेरिएबल लिखा है आपने वही इन दोनों के साथ भी लिखना है। यहाँ पे x है तो आपने इन दोनों के साथ x लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे y हो तो आपने इन दोनों के साथ y लिखना है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इसको हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। x² को आप लिख सकते हैं x × x। अगर आप फैक्टर्स की फॉर्म में ना भी लिखना चाहें, डायरेक्ट भी अगर आपको समझ आती है तो आप डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं, वो भी ठीक होगा। x² को आप लिख सकते हैं x × x, उसके बाद हमारे पास प्लस, इस 2x को आप लिख सकते हैं 2 × x, उसके बाद हमारे पास अगेन प्लस, 5x को लिख सकते हैं आप 5 × x, उसके बाद हमारे पास प्लस, 10 को आप लिख सकते हैं 5 × 2। तो देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन जब हम लेते हैं तो इस तरह से कॉमन लेते हैं कि हम पहली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेते हैं, उसके बाद अगली 2 में से कुछ कॉमन लेते हैं, जब हमारे पास 4 बनती हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास सह रकमी जुमले के अंदर या फिर ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर पहले 3 टर्म्स होती हैं, 3 से आप फिर 4 बनाते हैं। 4 इसलिए बनाते हैं ताकि आप पहली 2 में से कुछ कॉमन ले लें और अगली 2 में से कुछ कॉमन ले लें। हमने पहली 2 में से कुछ कॉमन लेना। देखें, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो ये x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक x बचेगा और यहाँ पे +2 बचेगा, x + 2। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स, यहाँ से 5 कॉमन होगा, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, इसको आप लेंगे कॉमन। साइन प्लस का है तो ये लगाएंगे +5 कॉमन। उसके बाद यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, ये हो जाएगा x + 2। ब्रैकेट्स दोनों सेम है तो आप एक पूरी ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं। x + 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे हमारे पास +5 बचेगा, x + 5। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + 2 × x + 5। तरतीब को चेंज भी कर सकते हैं, x + 5 को आप पहले भी लिख सकते हैं और x + 2 को आप बाद में भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आपका आंसर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास x² - 6x + 8। सबसे पहले आप अगेन वही काम करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आता है। -6 के पेयर्स बनाएंगे, x² - 2x - 4x, उसके बाद हमारे पास +8। देखिए, हमने -6 के पेयर्स बनाए, -2 और -4 दोनों के साथ माइनस लगाया, क्योंकि ऐड करने से -6 देते हैं और -2 और -4 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें +8 मिलता है, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। तो हमारे लिए ये ज़्यादा सूटेबल थे, बल्कि ज़रूरी ही यही लेने थे, दोनों के साथ माइनस लगाना ज़रूरी था। उसके बाद पहली 2 में से कुछ कॉमन लें और अगली 2 में से कुछ कॉमन लें। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2x हैं तो 1x बचेगा।
और यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है। उसके बाद 2 यहाँ पे बच जाएगा और x कॉमन ले लिया हमने तो 2 बचेगा। उसके बाद हमारे पास माइनस, इस माइनस को कॉमन लेंगे। उसके बाद 4 को भी कॉमन लेंगे, इधर भी 4 है और 8 के अंदर भी 4 होता है, 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, 4 बाहर आ गया है। और उसके बाद आप एक चीज़ और नोट करें कि यहाँ पे साइन था माइनस का, इसको हमने कर दिया प्लस का, इसके साथ है प्लस तो इसको हम कर देंगे माइनस का। 8 जो इसमें से हमने 4 पहले से कॉमन ले लिया और 8 को देखिए हम कैसे लिखते हैं, 8 को हम इस तरह से लिखते हैं 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। 4 क्योंकि कॉमन ले लिया तो फिर पीछे सिर्फ 2 बचेगा 8 का, वो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। ये जो साइन वाला कंसेप्ट है इसको दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 कॉमन लिया और उसके साथ मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया। जब माइनस आप बाहर कॉमन लेते हैं तो उस वक्त इन दोनों के जो साइन होते हैं ये चेंज होते हैं, माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है, क्योंकि आपने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद देखें दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन यहाँ तक ठीक जा रही है। उसके बाद कॉमन ले लें, x माइनस 2 इधर भी है इधर भी है, कॉमन आ जाएगी ये पूरी ब्रैकेट, यहाँ से ये निकल जाएगा तो पीछे सिर्फ x बचेगा। उसके बाद माइनस का साइन है ये लिखना है हमने, और उसके बाद हमारे पास 4 बचेगा वो लिखना है। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है हमारे थर्ड पार्ट। उसके बाद ये हमारे पास हमारा फोर्थ पार्ट, इसके अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। इसकी हमने अब फैक्टराइजेशन करनी है। उसके लिए आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ। यहाँ पे हमारे पास 56 नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास है माइनस 56। इसके साथ जो माइनस है इसको भी आपने कंसिडर करना होता है। माइनस 56 को आप जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस 56। ये किस तरह से आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए, यानी कि x के जब हम पेयर्स बनाएंगे तो उन पेयर्स को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर है माइनस 56। और उसके बाद इनको जब हम ऐड करें तो फिर क्या है, -1, क्योंकि x के साथ यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है -1, यानी कि उनको जब हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर -1 है। देखिए पेयर्स यहाँ पे बनाते हैं हम। पेयर्स बनाने के लिए आप सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखिए डिफरेंस 1 का आना चाहिए तो आप आगे लिखेंगे 1 और 2। उसके बाद आगे इनको आप बढ़ाते जाएं, 2 3 3 और 4 4 और 5 5 और 6 6 और 7 7 और 8। देखिए इनमें से कौन से पेयर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई होकर हमें 56 आंसर देते हैं, वो हमारे पास है आखिरी पेयर। ये जो आखिरी पेयर है ये इस तरह का पेयर है कि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें 7 और 8 को तो आपको आंसर मिलता है 56। तो 7 और 8 हमारे पास आ गया। उसके बाद 7 और 8 को मल्टीप्लाई करवाने से 56 तो मिल गया, लेकिन हमें चाहिए -56। तो उसके लिए देखिए हम किसके साथ हम लगाएं माइनस, माइनस हमें अब लगाना पड़ेगा 8 के साथ। 8 के साथ माइनस इसलिए हमें लगाना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि जब 8 के साथ हम माइनस लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी हमें -56 मिलेगा, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो फिर भी हमें आंसर -1 मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा आंसर -1। उसके बाद इनके हम पेयर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही हमने पेयर्स लिखने हैं। 7 के साथ प्लस लगाना है +7x, और उसके बाद 8 के साथ माइनस लगाना है -8x, और उसके बाद हमारे पास -56। अब एक चीज़ आप और नोट करें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लस माइनस। इसका मतलब ये है कि ये जो हम फैक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं उन फैक्टर्स के साथ जो साइन है ये लिखने से पहले की बात है। लिखने से पहले की बात इस तरह से है कि यहाँ पे देखिए हमने साइन नहीं लिखे थे, यहाँ पे अगर हमने 7 और 8 को माइनस किया तो उसके बाद हमारे पास आ गया -1। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो पेयर्स ऐसे होने चाहिए कि उसके जो नंबर्स हैं उनको माइनस करें या प्लस करें तो हमारे पास आए ये वाला नंबर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इनको हमने माइनस नहीं किया, यहाँ पे एंड के ऊपर हमारे पास जो फैक्टर के या फिर दोनों फैक्टर्स आए हैं इस पेयर के मेंबर्स, इनको हमने जब ऐड किया तो फिर हमारे पास आया -1, ठीक है। जब साइन आपने नहीं लगाए होते उससे पहले के लिए शर्त है कि या प्लस करने से आ जाए ये वाला नंबर या फिर माइनस करने से आ जाए ये वाला नंबर। उसके बाद जब आप साइन लगा देंगे दोनों के साथ जो रिक्वायर्ड साइन होगा, इसको देख के और इसको देख के, उसके बाद उनको जब आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स आ गए। दोनों फैक्टर्स हमने इस तरह से लिखे कि हमने इस मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया। यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ से हमारे पास x कॉमन है, पीछे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास है +7, और उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे पास x बचेगा, देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस। उसके बाद ये भी प्लस हो जाएगा, 50 जो 6 है 56, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 7 × 8। तो यहाँ से आपने 8 क्योंकि कॉमन ले लिया, ये बाहर चला जाएगा, पीछे सिर्फ 7 बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7। देखें दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट आप कॉमन ले सकते हैं, x + 7 बाहर आ गया, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ हमारे पास -8 बचेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x - 8 × x + 7। ये जो फैक्टर्स हैं इनकी तरतीब आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके पहले 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका 5th पार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैं दोनों मेथड्स आपको दिखाऊंगा।
कि इसके जब हम पेयर्स बनाते हैं तो उसके नंबर्स को ऐड करने से क्या ये आता है या उनको सब्ट्रैक्ट करने से आता है। हमने फिर कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है ये फिर यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट के अंदर। यहाँ पे जो हमारे पास इसका सोल्यूशन 5th पार्ट है हमारे पास x² माइनस 10x माइनस 24। सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। माइनस 24 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 24, यानी कि मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 24 आए और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 10 आए। ठीक है जी, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम ऐड करने वाला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऐड करने वाला अगर हम ऑप्शन देखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते होते हैं 1 से। 9 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1 को, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो 10 आता है। देखिए और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, बढ़ाते जाएं, 2 इधर से कम कर दे जाएं, और ये जब 4 होगा तो ये हमारे पास 5 नहीं ये 6 होगा, और ये जब हमारे पास 3 होगा ये बढ़ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास ये भी 5 हो जाएगा। देखिए इनको मल्टीप्लाई करवा के देखें, 1 9 आर 1, 2 8 आर 16, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आता है, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 आता है। यहाँ पे एक हमारे पास ये तो पेयर आ गया, जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 24, 4 और 6। अब लगाएं इनके साथ साइन, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 24 नहीं चाहिए, हमें चाहिए मनफी 24। आप यहाँ पे 4 के साथ माइनस लगा के देखें तो हमें आंसर मिलता है माइनस 24। लेकिन अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो फिर देखें क्या आता है, माइनस 4 और 6 को आप ऐड करें तो आंसर हमें मिलता है प्लस 2। लेकिन हमें यहाँ पे तो माइनस 10 चाहिए। आप साइन को चेंज करके देखें, अब 6 के साथ आप माइनस लगा के देखें, 4 को प्लस लिख दें और 6 के साथ लगा दें माइनस, तो फिर भी हमारे पास आंसर माइनस 24 है। लेकिन जब इनको हम अगेन ऐड करते हैं माइनस 6 प्लस 4 तो आंसर फिर हमें माइनस 2 मिलता है। यहाँ पे प्लस 2 मिला था जो कि माइनस 10 के बराबर नहीं था, और यहाँ पे हमें मिल गया है माइनस 2 जो कि अगेन माइनस 10 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये ऐड करने वाला ऑप्शन था ये फेल हो गया है, क्योंकि पहले आपको मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्ट और ऐड के हमारे पास होते हैं पहले ऑप्शंस, यानी कि जब इनके साथ हम साइन नहीं लगाते तो साइन लगाने से पहले हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि हम ऐसे पेयर्स बना सकते हैं जिनको ऐड करने से ये नंबर आए, या फिर ऐसे पेयर्स बना सकते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये नंबर आए 10 आए, यानी कि। तो हमने सबसे पहले एडिशन वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ किया। तो एडिशन वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से हमें जो पेयर मिला है मल्टीप्लाई करवाने से 24 तो बन जाता है, माइनस 24 भी बन जाता है, लेकिन ऐड करने से फिर वो माइनस 10 नहीं बन सकता, क्योंकि जब एक पेयर आप चूज़ करते हैं तो उसके बाद जब आप साइंस लगा देते हैं तो फिर आप उनको माइनस नहीं कर सकते, फिर आपने उनको ऐड ही करना होता है। तो ऐड करने से एक बार माइनस 2 है, एक बार 2 है, जो कि माइनस 10 नहीं है। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे नंबर्स के पेयर्स बनाए जिनको ऐड करने से 10 आता था, अब हम ऐसे नंबर्स के पेयर्स बनाते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 10 आता है। तो यहाँ भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे, इधर भी 1 से स्टार्ट किया था, इधर भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 के आगे देखिए अब कौन सा नंबर लिखें, जिसमें से 1 को निकालें तो हमारे पास 10 आएगा, तो वो 11 है। उसके बाद बढ़ाते जाएं, 2 कर दें, और इधर भी बढ़ाते जाएं, इधर 12 कर दें। देखें यहाँ पे हमने कैसे किया था, 1 से नीचे वाले नंबर्स हम बढ़ाते जा रहे थे और इनको हम कम करते जा रहे थे, क्योंकि इनको ऐड करके हमने 10 बनाना था। लेकिन यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करके हमने 10 बनाना है, इसीलिए इनको अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फिर हमें ये भी बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर हमें 3 करना है तो फिर इधर हमें करना पड़ेगा 13। उसके बाद यहाँ पे अगर हमने 4 करना है तो इधर हमें करना पड़ेगा 14। तो देखें यहाँ पे जितने भी पेयर्स हैं इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें तो 10 आंसर आता है। 11 में से 1 को माइनस करें 10, 12 में से 2 को माइनस करें 10, 13 में से 3 को माइनस करें 10, 14 में से 4 को माइनस करें 10। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पेयर आ गया है 2 और 12 का, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है हमारे पास 24। अब हमने यहाँ पे लगाने हैं साइन। देखिए साइन हमने माइनस किसके साथ लगाना है, 2 के साथ लगाना है या 12 के साथ लगाना है। पहले हम 2 के साथ लगा के देखते हैं। अगर आप 2 के साथ साइन माइनस का लगाते हैं तो उसके बाद इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो -24 तो हो जाएगी, लेकिन इनको जब आप ऐड करेंगे -2 + 12 तो आंसर में आपको मिलेगा +10, क्योंकि बड़े नंबर के साथ है प्लस। लेकिन आपको प्लस नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए माइनस वाला 10। तो माइनस वाला 10 लेने के लिए ये जो साइन है इसको थोड़ा सा चेंज करें, -2 की बजाय जो साइन माइनस वाला ये आप 12 के साथ लगा के देखें। यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं 12 के साथ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर है ये -24 भी आ रहा है। इन दोनों को अगर आप ऐड अप करें तो बड़े नंबर के साथ क्योंकि माइनस है तो अब आंसर आएगा -10, क्योंकि साइंस डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और बड़े नंबर वाला साइन माइनस है तो वो आएगा यहाँ पे आंसर में। तो हमारे पास एक पेयर आ गया ये वाला। यहाँ पे अब साइंस हमने लगा के इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, -12 और +2, जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो -24 और फिर ऐड करवाएं तो हमारे पास आएगा -10। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस ऐड करने के और सब्ट्रैक्ट करने के सिर्फ साइन लगाने से पहले होते हैं। यहाँ पे हमने चेक करना होता है कि किस तरह का पेयर लें हम। जब पेयर हम ले लेते हैं उसके बाद जब साइंस वहाँ पे लगा लेते हैं तो फिर हमारे पास सिर्फ ऐड करने का ही ऑप्शन होता है। एक होता है मल्टीप्लाई करवाने का, मल्टीप्लाई करवाने से ये आना चाहिए और उन दोनों को ऐड करने से फिर साइन लगाने के बाद हमारे पास ये आना चाहिए। तो हमारे पास ये वाला पेयर बना, इसके फिर ये वाले हमने साइन सेट किए। अब हम -10 को इनके अंदर ब्रेक कर सकते हैं, x² और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास -12x और +2x। ठीक है, -10 की जगह आपने -12 लिखा और +2 लिखा, इन दोनों के साथ आपने x भी लगाना है। उसके बाद हमारे पास है -24। ठीक है जी। अब देखें इन दोनों में से x कॉमन है, वो कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका मतलब x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू एक्स। एक x बाहर आ जाएगा, एक x इसका पीछे बच जाएगा, -12 बच जाएगा, x बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, पीछे x बचेगा, उसके बाद माइनस आएगा। जो 24 है इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 12। 2 आपने बाहर 24 में से कॉमन लिया तो पीछे सिर्फ 12 बचेगा। तो देखिए ये ब्रैकेट्स दोनों सेम है तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स आप कॉमन ले लें, x -12 आ जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ से बाहर चलेगी कॉमन, सिर्फ पीछे x बचेगा साइन प्लस का, उसके बाद ये 2 यहाँ पे बच गया, ये ब्रैकेट बाहर चली गई। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इन फैक्टर्स को आप इस तरतीब में भी लिख सकते हैं, x+2 को पहले भी लिख सकते हैं, इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये प्रोसीजर इन डिटेल देख लिया है तो अगले हमारे जो क्वेश्चन हैं इनको हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 6th पार्ट, इसके अंदर है y² + 4y - 12। 4 के हम पेयर्स बना सकते हैं। अगेन वही ऑप्शंस हैं, दो नंबर्स को ऐड करें तो 4 है या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 4 है। हम इस तरह से लेते हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 4 आए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। वो कौन कौन से होंगे? एक होगा हमारे पास 6 और दूसरा हमारे पास होगा 2। देखिए अब ये हमने चूज़ क्यों किए, 6 और 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 4। ठीक है, और उसके बाद 6 और -2 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है -12, क्योंकि इस -12 को अगर आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -12 आता है। इस तरह से ये हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद और 4 हमें चाहिए इनको ऐड करने के बाद। ठीक है, देखें 6 और -2 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो -12, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें 6 और -2 को तो प्लस का 4 बनेगा। ठीक है, अब देखिए वैसे भी इसको देख के भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने साइन क्या लगाना है, क्योंकि जब आप इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन की या फिर इस अलजबरी जुमले को इस अलजबरी जुमले के बराबर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों में फ़र्क तो नहीं होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास यही आंसर वापस आना चाहिए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सॉल्व करें, 6y में से अगर आप 2y माइनस करें तो पीछे 4y ही बचते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमने जो पेयर बनाया था -12x और +2x, अगर आप इसको सॉल्व करें तो फिर आपके पास -10x वापस ही आता है, क्योंकि साइंस डिफरेंट है, माइनस होंगे, 10x होगा, साइन बड़े नंबर वाला माइनस आएगा। तो इस तरह से हमने ख्याल रखना है कि जो हमारे पास स्टार्ट में नंबर था फिर इनको सॉल्व करने से वापस वही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो पहली दो एक्सप्रेशन है इनमें से भी कुछ कॉमन होगा, ये ले लेते हैं। इन दोनों में से y कॉमन है, एक y यहाँ पे बच जाएगा, साइन प्लस का आएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, उसके बाद -2 है, कॉमन ले लें, यहाँ से सिर्फ हमारे पास y बचेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो उसके बाद इन दोनों के जो साइन है वो चेंज होंगे। ये माइनस प्लस हो गया है, ये -b प्लस हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 क्योंकि ले लिया कॉमन, तो जो 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो पीछे 6 बचेगा। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब सवाल ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है हमारे पास तो y + 6 बाहर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ y बचेगा और उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और 2 आएगा साथ। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y - 2 × y + 6, दोनों तरह से ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका 7th पार्ट है, इसके अंदर है जो हमारे पास y² + 13y + 36। एक चीज़ और नोट करें कि यहाँ पे मैंने 12 और 2 के साथ x लिखा था क्योंकि ऊपर 10 जो है उसके साथ x था। यहाँ पे मैंने 6 और 2 के साथ y लिखा है क्योंकि पीछे 4 के साथ y था। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास है 13y और यहाँ पे 36। पहला स्टेप करें, 36 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ तो 36 आएगा। 13 को आप ब्रेक कर सकते हैं 4 और 9 के अंदर, क्योंकि 4 और 9 को ऐड करें तो 13 मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 36। ये हो जाएगा हमारे पास y² + 4y + 9y + 36। यहाँ से y कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा y + 4।
और उसके बाद हमारे पास ये प्लस, और इन दोनों में से 9 कॉमन है, और यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4। देखें हमने यहाँ से 9 कैसे कॉमन ले लिया, यहाँ तो हमें नज़र आ रहा है कि 9 है, इधर 9 कैसे है। आप 36 को ऐसे लिख सकते हैं, 36 इज इक्वल टू 4 इंटू 9, ठीक है, 4 9 जार 36। यहाँ से हमने देखें 9 कॉमन ले लिया क्योंकि 9 यहाँ पे भी था, इधर भी था। 9 जब बाहर आ गया तो पीछे सिर्फ 4 बचेगा, उसको हमने यहाँ पे 4 को लिख दिया, ठीक है, ये हमारे पास 4 है, दिस इज 4। उसके बाद ये ब्रैकेट इधर भी है, इधर भी है, इसका मतलब सवाल हमारा ठीक है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं, दिस इज y प्लस 4, और उसके बाद यहाँ पे y बच गया, यहाँ पे प्लस का 9 बच गया, y प्लस 9। ये है जी हमारे पास हमारा 7th पार्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखें यहाँ पे आपने सबसे पहले -2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास -2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो -1 है, इसके आपने अब पेयर्स बनाने हैं इस तरह से कि मल्टीप्लाई करवाने से -2 आए और ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से -1 आए। तो देखते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। 1 और 2 बन सकते हैं। देखें इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करवाएं तो -1 आता है। इस तरह से अगर आप 1 में से 2 को माइनस कर दें तो आपके पास -1 आता है। और अगर आप इनके साइन इस तरह से लगा दें 2 इंटू -2 तो आपके पास -2 भी आता है। इनको अब आप ऐड करें तो 1 -2 करेंगे तो -1 भी आएगा। इसका मतलब ये हम फैक्टर्स ले सकते हैं। तो हमारे पास जो -x है इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x और उसके बाद -2x -2। देखिए -2x मैंने इधर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से पड़ा था, ये 2 कॉमन आ सकते हैं यहाँ से। तो इसको नोट करें ज़रा आप, +x और -2x को सॉल्व करें तो साइंस डिफरेंट है, माइनस होंगे। 2 में से जब एक x चला जाएगा तो पीछे बचेगा सिर्फ एक x, लेकिन साइन बड़े नंबर के साथ है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो पेयर है ये इसी के बराबर है -x के, तो ये ठीक है। 3 टर्म्स या फिर 3 रकूम की बजाय हमने 4 बना दी। पहली 2 में से कुछ कॉमन लेंगे, अगली 2 में से कुछ कॉमन लेंगे। तो देखते हैं किस तरह से कॉमन है। यहाँ से x कॉमन है, यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस आएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 बच जाएगा, x आ गया कॉमन। उसके बाद इन दोनों में एक माइनस कॉमन है। देखिए यहाँ पे अगर माइनस हो तो फिर भी आपने बाहर माइनस ही लिखना है, अगर दोनों में माइनस हो तो फिर भी आपने माइनस लिखना है। देखिए 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 कॉमन आ जाएगा। क्योंकि माइनस कॉमन आपने ले लिया तो दोनों के जो साइंस हैं वो होंगे चेंज, प्लस हो जाएंगे। 2 कॉमन तो पीछे सिर्फ x बचेगा। उसके बाद ये माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है, तो 2 आ गया बाहर, तो पीछे सिर्फ 1 बचेगा। तो देखें ब्रैकेट सेम, इसका मतलब सवाल ठीक है। ब्रैकेट पूरी कॉमन है, x प्लस 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 बचेगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन, इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। इनके अंदर सेम वही रूल्स अप्लाई होने हैं जो हमने अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर सीख लिए हैं, तो इसके ऊपर हमारा ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, तो इसको हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फ़र्क बस ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मौजूद है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ 1 था, कोफिशिएंट तो था लेकिन 1 था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ और नंबर्स भी मौजूद हैं, तो इनको भी हमने अब कंसिडर करना है। वैसे ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेयर इज़ आवर सोल्यूशन। पहला पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सबसे पहले आप मिडल टर्म को ब्रेक करें, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखे पेयर्स, वो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर 3 और 2 को 6 हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद 7 किस तरह से पेयर्स बनाने थे कि मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आए और ऐड करें तो 7 आए। तो देखें यहाँ पे 6 और 1 हमने बना दिए, मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आएगा, ऐड करें तो 7 आएगा। वैसे इसके 4 और 3 भी बन सकते थे, उनको ऐड करें तो 7 होता था, लेकिन 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आता है, 6 नहीं आता, इसलिए हमने 4 और 3 नहीं लिए, 6 और 1 हमने बनाए हैं। उसके बाद देखें इन दोनों में से एक 2 कॉमन है और एक x कॉमन है, पीछे एक x बच जाएगा। उसके बाद प्लस आएगा, 6 का 2 हमने बाहर ले लिया तो 6 का 3 यहाँ पे बचेगा और x तो पहले से ही बाहर है। उसके बाद प्लस है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, यहाँ पे x बचेगा और साथ इसके बचेगा प्लस का 3। देखें पूरी ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस 3 बाहर ले ले, यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 बचेगा। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट। इसके अंदर हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 30। 11 के अब पेयर्स बनाएं तो वो बनाते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 15। अब देखिए ये पेयर हमने कैसे बनाया, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आता है, क्योंकि 15 और 2 को मल्टीप्लाई करवाने से आ रहा था 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आता है,
और ऐड करें तो 11 आता है। ठीक है, इसलिए हमने ये पेयर बनाया है। देखें क्या चीज़ कॉमन है, पहले दो टर्म्स में से कॉमन लेनी है हमने, x कॉमन है, यहाँ पे एक 2 बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, एक x बाहर आ गया तो एक x इसका बचेगा 2 के साथ। उसके बाद x बाहर ले लिया तो फिर पीछे 5 बचेगा। उसके बाद हमारे पास प्लस, यहाँ से देखें जो 6 है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और साथ x है वो लिख दें। उसके बाद हमारे पास प्लस जो 15 है इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, डायरेक्ट भी काम ले सकते थे, मैंने समझाने के लिए इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। ये बराबर हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 5 प्लस, देखिए कौन सा फैक्टर कॉमन है, यहाँ से सिर्फ 3 कॉमन है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो आप 3 बाहर ले लें, इधर 2 और x बचेगा यानी कि 2x, उसके बाद प्लस का साइन है और फिर एक 5 बचेगा, 2x प्लस 5। देखें दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब है सवाल ठीक है। ये ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस 5 कॉमन, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे प्लस 3 बचेगा, x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे भी लिख सकते हैं, तरतीब चेंज भी कर सकते हैं, x प्लस 3 पहले लिख दें और आप 2x प्लस 5 को बाद में लिख दें। उसके बाद है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, इसके अंदर है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमने 13 का ऐसा पेयर बनाना है कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 12 आए और ऐड करें तो प्लस का 13 आए, यानी कि इसको हमें 12 और 1 लिखना है। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 12x प्लस 3। ठीक है, इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, ऐड करें x और 12x को तो 13x आता है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें 1 और 12 को तो हमारे पास 12 ही आता है, क्योंकि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवाने से 12 आ रहा था। उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन है, यहाँ पे 4 बचेगा और एक x बचेगा, प्लस x कॉमन आ गया तो यहाँ इस x की जगह 1 बचेगा। उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है, 3 है, 12 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो 3 कॉमन ले लेंगे और उसके बाद जो 12 है इसका 3 एक बाहर आ गया तो पीछे 12 का 4 बचेगा और x वैसे ही आएगा, और 3 हमने क्योंकि कॉमन लिया तो इस 3 की जगह 1 बचेगा। पूरी ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब ये है कि हमारा सवाल ठीक है। 4x प्लस 1 वाली ब्रैकेट इधर भी है इधर भी है, इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, साइन प्लस का आएगा और ये 3 आएगा। उसके बाद ये है जी हमारे पास आंसर हमारे थर्ड पार्ट का। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। देखिए मल्टीप्लाई करवाएं, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आता है। अब आपने 5 किस तरह से पेयर्स बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये पहले से बने हुए हैं, 3 और 2 पहले से लिखे हुए हैं, यही लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। देखें इनको अगर आप ऐड करें तो 5x आता है, मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है 3 2 जार 6। तो देखिए 3 मैंने पहले इसलिए लिखा कि यहाँ भी 3 था, ये 3 कॉमन आ जाएगा, 2 बाद में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ भी 2 था, ये इधर से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन है, एक 3 कॉमन है और उसके बाद इन दोनों में एक x भी कॉमन है। 3 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्योंकि 2x थे, x की पावर 2 थी तो एक x यहाँ पे पीछे रह जाएगा। उसके बाद प्लस आएगा, 3x पूरा बाहर चला गया था ये वाला, तो फिर पीछे सिर्फ 1 बचेगा। उसके बाद 2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ब्रैकेट सेम, इसका मतलब है सवाल ठीक है, ब्रैकेट कॉमन ले लें, यहाँ पे 3x आएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसके पहले 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं इस फैक्टर को, फिर भी आपका सवाल ठीक ही होगा, 3x प्लस 2, और ये वाला फैक्टर आप बेशक बाद में लिख दें। तो यहाँ पे हमारे पास इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम इसके आखिरी 4 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी 4 पार्ट्स, इनको सॉल्व करते हैं। हेयर इज अवर 5th पार्ट, हेयर इज अवर सोल्यूशन। 5th पार्ट है हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। आप पेयर बना दें -11 के, इस तरह से पेयर्स बनेंगे कि उनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 18 है, क्योंकि 6 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 18 आता है, और उनको आप ऐड करें तो माइनस का 11 है। तो पेयर्स बनाते हैं, 3y स्क्वायर वैसे ही आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -9y माइनस 2y और उसके बाद है प्लस 6। अब देखिए -9 और -2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 18 और ऐड करें तो माइनस का 11 आएगा। उसके बाद देखें इन दो एक्सप्रेशंस में से क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ से एक 3 कॉमन है और एक y कॉमन है, दोनों में 3 और y। 3 बाहर, एक y भी बाहर, एक y यहाँ पे बचेगा, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, y बाहर, एक 3 बाहर, तो पीछे एक 3 बचेगा 9 का। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें, उसके बाद 2 कॉमन ले लें इन दोनों में से,
-2 बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ प्लस वाई बचेगा। उसके बाद माइनस, क्योंकि आपने बाहर लिया है तो ये वाला जो प्लस है ये चेंज होगा माइनस में। उसके बाद जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। 2 क्योंकि कॉमन आ गया तो फिर पीछे 6 का सिर्फ 3 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारी दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है सवाल ठीक है। आप ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे दोनों साइड से, y - 3 कॉमन, यहाँ पे सिर्फ 3y बचेगा और उसके बाद इधर बचेगा -2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं तरतीब चेंज करके भी, दोनों तरह से ठीक है। इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका 6th पार्ट। इसके अंदर है 2y² - 5y + 2 पेयर्स बनाने सबसे पहले। 2y² - 4y - y + 2। अब देखिए ये हमने पेयर्स क्यों बनाए, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 4 आता है। हमने इस -5 के पेयर्स बनाए -4 और -1। -4 और -1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 4 जो कि हमें चाहिए था। अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो माइनस का 5 आएगा जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 एक्सप्रेशंस या फिर 4 रकूम आ गई हैं। आप पहली 2 एक्सप्रेशंस में से कुछ कॉमन लेंगे और उसके बाद अगली 2 में से कुछ कॉमन लेंगे। जो कुछ कॉमन आता है वो कॉमन ले लें। यहाँ पे हमारे पास एक 2 कॉमन है इन दोनों में और उसके बाद y इन दोनों में मौजूद है तो ये बाहर आ जाएगा। 2 बाहर चला गया, एक y बाहर चला गया तो उसके बाद एक y यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि y की पावर थी 2। उसके बाद माइनस आ जाएगा। 4 को हम लिखते हैं 2 × 2। एक 2 बाहर आ गया तो एक 2 4 का पीछे बच जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो y है ये वाला, ये पहले से कॉमन आ चुका है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद इन दोनों में से माइनस कॉमन लें क्योंकि ये वाला जो नंबर है इसके साथ माइनस है तो आपको माइनस कॉमन लेना है। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों के दरमियान, सिर्फ 1 कॉमन है तो यहाँ पे आप बेशक 1 लिख दें या ना लिखें, बात एक ही है। माइनस क्योंकि कॉमन लिया तो इनके साइन चेंज होंगे, y प्लस का हो जाएगा और 2 हो जाएगा माइनस का। उसके बाद देखें माइनस किस साइड के ऊपर एक टर्म है, एक टर्म उस साइड के ऊपर है तो आपने अब इन दोनों में से कॉमन लेनी है ये ब्रैकेट। दिस इज इक्वल टू y - 2, 2y यहाँ पे रह जाएगा और -1 इधर रह जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 7th पार्ट है। दिस इज अवर 7th पार्ट। 4z² - 11z + 6। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास y के बजाय z आ रहा है तो आपने अब -11 किस तरह से पेयर्स बनाने हैं कि उनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 4s are 24, यानी कि उनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर प्लस का 24 है और उनको अगर आप ऐड करें तो आंसर आपके पास है माइनस का 11। तो देखते हैं कौन से ये बन सकते हैं। 4z² को वैसे लिखें, -11 को आप ब्रेक करें -8z और -3z में। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास +6। देखिए -8 और -3 क्यों बनाए, वो इसलिए बनाए कि अगर आप -8 और -3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो आंसर आपके पास आएगा प्लस का 24 और अगर इन दोनों माइनस वालों को ऐड करें तो आंसर आएगा माइनस का 11 जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था। उसके बाद 4 एक्सप्रेशंस है, पहले 2 में से कॉमन लेंगे और अगली 2 में से कॉमन लेंगे। पहले 2 में से देखें क्या कॉमन है, एक 4 कॉमन है और उसके बाद एक z कॉमन है। देखें 4 क्योंकि कॉमन आ गया बाहर चला गया, एक z कॉमन आ गया तो वो बाहर चला गया, एक z यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस z पहले से बाहर चला गया कॉमन और उसके बाद जो 8 है इसको हम लिखते हैं 2 × 4। ठीक है जी, 8 को लिखते हैं 2 × 4। वैसे इसकी जो फैक्टराइजेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन वो होती है 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 4 मैक्सिमम नंबर था जो कि कॉमन आ सकता था इसीलिए हमने 8 को इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। देखें 4 हमने ले लिया कॉमन 8 में से तो उसके बाद 4 बाहर चला गया तो सिर्फ पीछे 8 का ये 2 रह जाएगा और 8 वाला जो z है ये पहले से कॉमन आ चुका है। उसके बाद माइनस का साइन लगाएं, इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से 3 कॉमन आता है तो 3 कॉमन ले लें, पीछे z बचेगा और उसके बाद आएगा -2। अब देखें -2 कैसे आया है, एक तो आपने ले लिया माइनस कॉमन तो इस वजह से इन दोनों के साइन हो गए चेंज, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला हो गया माइनस। उसके बाद जो 6 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 = 2 × 3। ठीक है, अब 3 यहाँ भी है और 3 6 के अंदर भी मौजूद है तो ये वाला 3 हम ले लिया कॉमन तो ये वाला 3 बाहर चला गया, z रह गया। उसके बाद जो 6 है इसका भी 3 बाहर आ गया, पीछे 6 का सिर्फ 2 रह गया और इस माइनस के कॉमन लेने की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो गया। उसके बाद देखें इस माइनस की इस साइड के ऊपर और इस साइड के ऊपर ये वाली ब्रैकेट कॉमन है, सेम है
तो ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे, दिस इज इक्वल टू z माइनस 2, यहाँ पे सिर्फ 4z रह जाएगा और यहाँ पे -3 रह जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। इसको आप तरतीब चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं और इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ये ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास इसका आखिरी पार्ट, उसके अंदर है 6 + 7x - 3x²। अब देखिए ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए, फ़र्क सिर्फ ये है कि जो x² है इसके साथ माइनस वाला कोफिशेंट है। तो सेम काम हमने करना है। सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे x² के कोफिशेंट के साथ, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप -3 के साथ। 6 को अगर हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है -18। तो हमने अब इस 7 के इस तरह से पेयर्स बनाने के मल्टीप्लाई करवाएं तो -18 आए, और अगर ऐड करें तो +7 आए। तो इसको हम ब्रेक करते हैं 7 को, 6 + 9x - 2x और फिर ये लिखेंगे ऐसे -3x²। देखिए हमने अब इसको ऐसे क्यों लिखा 7 को, आप 9 और -2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो -18 आता है जो कि हमें चाहिए था यहाँ पे, और उसके बाद इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो +7 आता है जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास ये पेयर ठीक है, 9 और -2। उसके बाद देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 3 कॉमन है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 3 अगर बाहर आ जाए तो पीछे 6 का सिर्फ 2 बचेगा। और उसके बाद जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, एक 3 बाहर आ गया 9 का तो पीछे 9 का सिर्फ एक 3 रह जाएगा, +3 और एक x जो है ये भी वहीं रह जाएगा। उसके बाद माइनस कॉमन ले लें और x इधर भी है x इधर भी है, आप x ले लें कॉमन। उसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों माइनस वाले अंदर प्लस हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। x बाहर सिर्फ 2 रह जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और एक यहाँ पे 3 रह जाएगा। और उसके बाद एक x क्योंकि आपने ले लिया कॉमन तो एक x बचेगा पीछे यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे माइनस है दोनों साइड्स के ऊपर, ये सेम ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 + 3x, ये पूरी ब्रैकेट कॉमन आ सकती है। माइनस की साइड के ऊपर सिर्फ 3 रह जाएगा और उसके बाद ये माइनस आएगा, इधर से ब्रैकेट बाहर आ चुकी है कॉमन तो सिर्फ ये x रह जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास था इसका 8th पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम फैक्टराइजेशन को मज़ीद डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे।